हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। हमने गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। आपको पता है हमारे 6 वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बाकी रह गए थे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को कवर कीजिए, क्योंकि इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कम कंटेंट है। तो आपकी डिमांड पे, आपकी फेल्ट नीड को देखते हुए हमने पहले जम्मू एंड कश्मीर को डिटेल में कवर कर लिया है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर 6 हमारे रह गए थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपकी कुछ क्वायरीज हैं, उनका मैं आंसर दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं लग रहा है कि सिलेबस नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। तो देखिए, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 15 सितंबर को एग्ज़ाम है। ये टेंटेटिव डेट है, इस डेट को हो भी सकता है एग्ज़ाम और नहीं भी हो सकता। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मकसद यहाँ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, और मेरा मकसद वैसा भी नहीं है जैसा बाकी यूट्यूबर का होता है। मेरा मकसद है आपको बेस्ट कंटेंट देना। जो पोर्शन, जिस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या जो टफेस्ट पोर्शन है सिलेबस का, जैसे पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, जम्मू एंड कश्मीर, इंटरनेशनल लॉज, ऐसे टॉपिक्स पे मेरा फोकस है, ठीक है? और मैं, आपको पता है कि जो टीचिंग करवा रहा हूँ ये पार्ट टाइम बेसिस पे करा रहा हूँ। मेरा ये रेगुलर काम नहीं है, मेरी अपनी जॉब है, और उसके बाद जो टाइम बचता है मैं कोशिश करता हूँ वो आप पे लगाया जाए, ठीक है? बट ये मैंने प्रॉमिस किया हुआ था आपसे कि एग्ज़ाम तक लेक्चर रेगुलर आएंगे। अब मैंने लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। कभी 2 लेक्चर भी डाल देता हूँ, कभी 3 भी डाल देता हूँ, बट एक तो आएगा आएगा जब तक एग्ज़ाम है। तो हम ये 6 थिंकर पहले कवर करेंगे, उसके बाद आगे हम कवर करेंगे इंटरनेशनल लॉज। आप अपने टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेरे वाला तो 1 या 2 घंटे का होता है, तो इसको तो आप 1-2 घंटे में निपटा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो वो आपको अपना प्लान बनाना है कि बाकी चीज़ें आपको कैसे-कैसे सर्च करके पढ़नी है। कोशिश तो मेरी रहेगी कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मेरे लेक्चर रेगुलर आएँगे। मैं बताता रहूँगा कि नेक्स्ट में क्या करवाऊँगा, ठीक है? एक तो आप लोगों की ये क्वेरी थी। दूसरी आपकी ये क्वेरी थी कि सर आजकल आप नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी फीमेल की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से आप कॉपी करके डाल रहे हैं। तो भाई वो मेरी मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूट्यूब एक नया फीचर लेकर आया है ऑटो डबिंग का, तो ये आपकी तरफ से है। आपने अपने वीडियो की सेटिंग में जाना है, वहाँ से ऑडियो ट्रैक पे जाना है, और वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ओरिजिनल हिंदी। ये यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपकी मेरी आवाज़ को बदलता है इंग्लिश में, ठीक है? ये नया फीचर है यूट्यूब में, ये आपकी तरफ से है, आप इसको ठीक कर लें। बाकी हमारा जो हमारे एफर्ट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। आगे भी हम कंटिन्यू रहेंगे, इससे भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जो मैं कवर कर रहा हूँ वो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लेक्चर डिटेल होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में से कौन-कौन से थिंकर कवर कर लिए थे? प्लेटो कवर कर लिया था, अरिस्टोटल कवर कर लिया था, उसके बाद मॉडर्न थिंकर में से थॉमस हॉब्स कवर कर लिया था, जॉन लॉक कवर कर लिया था, रूसो कवर कर लिया था। उसके बाद हमने किया था हीगल, ठीक है? हीगल के बाद हमने किया था कार्ल मार्क्स कवर कर लिया था, और माओ जेडोंग और उनकी रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी को हमने डिटेल में कवर किया था। तो कौन-कौन से 6 पॉलिटिकल थिंकर हमारे बाकी हैं? तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकियावेली,
ये हम आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के बाद आपको मैकियावेली बहुत इजी लगेगा, चाहे नेट का एग्जाम हो, लेक्चरर का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या यूपीएससी मेंस हो, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जो जो पोर्शन में कवर करता हूं वो डिटेल में होता है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज मैकियावेली पढ़ने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है, एकदम देसी भाषा में, देसी वे में आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। तो एक रह गया मैकियावेली, उसके बाद रह गया है हमारा जेरेमी बेंथम, 2 मिल्स, 3 कांत, 4 और लेनिन 5 और ग्रामसी 6। तो आज हमारा कवर हो जाएगा मैकियावेली। तो इसके बाद हमारे 5 थिंकर रह जाएंगे। जल्दी से जल्दी में ये 5 थिंकर कराने के बाद, कवर करने के बाद हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा इंटरनेशनल लॉज, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इंटरनेशनल लॉज कवर कीजिए। तो बात भी सही है, 2 ही यूनिट हैं, बट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 87 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आए। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकियावेली और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में। मैकियावेली का पूरा नाम क्या था? तो मैकियावेली का पूरा नाम था निकोलो डी बर्नार्डो डी मैकियावेली। पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना पूछा जाएगा। निकोलो मैकियावेली के नाम से इनको जाना जाता है या सिंपली मैकियावेली के नाम से इनको जाना जाता है। कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे? पैदा हुए थे 3 मई 1469 में फ्लोरेंस में, इटली में। तो ये एक इटली के इंपॉर्टेंट थिंकर थे। जैसे हीगल जर्मनी के इंपॉर्टेंट थिंकर थे और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे काम करते हैं, ऐसे ये काम करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। इनकी डेथ भी इटली में ही होती है, फ्लोरेंस में ही होती है। कब होती है? 1527 में। 1527 में। इंडिया में तब क्या चल रहा था? इंडिया में तब लोधी डायनेस्टी का रूल था और लोधी डायनेस्टी खत्म हुई थी 1526 में, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, और बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था जब इंडिया में लोधी डायनेस्टी थी और इटली में एक्टिव थे कौन? मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली एक डिप्लोमैट थे, एक ऑथर थे, एक फिलासफर थे, एक हिस्टोरियन थे और ये जीवित थे इटालियन रेनेसां पीरियड के टाइम। इटालियन रेनेसेंस या इटालियन रेनेसां क्या होता है? जब इटली में चीजें बदल रही थी, जब इटली में साइंस का टाइम था, जब इटली में रीजन ग्रो हो रहा था। रेनेसां पीरियड हमने डिटेल में कवर किया है, अभी हम नीचे फिर से भी देखेंगे, यहां बात कम करेंगे। ठीक है, मैकियावेली एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। अगर पूछा जाए कि मैकियावेली एक फिलासफर थे या पॉलिटिशियन थे, तो वो फिलासफर कम थे, पॉलिटिशियन ज्यादा थे। और पॉलिटिशियन भी कैसे थे? एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। इटालियन रेनेसां के पॉलिटिकल फिलासफर थे, एक स्टेट्समैन भी थे और सेक्रेटरी भी थे। ये कहाँ के? फ्लोरेंस के, जहां ये पैदा होते हैं। इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूरी की पूरी इनकी फिलॉसफी इसी के ऊपर चलेगी। तो ये है प्रिंस। तो प्रिंस क्या है? प्रिंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मैकियावेली का। प्रिंस की वजह से ही इनका नाम हुआ, इनका नाम हुआ, इनको फेम मिला, इनको पूरी दुनिया जानने लगी। ठीक है, वो एक एथिस्ट थे और एक इमोरल साइनिक थे। इमोरल कौन होता है? इमोरल मीन्स जो मॉरलिटी पे नहीं चलता, एथिक्स पे नहीं चलता, रिलीजन को नहीं मानता, क्या गलत है क्या सही है उसके लिए वो मतलब नहीं है, उसको वही करना है जो वो करना चाहता है, गलत सही का मतलब नहीं है। क्या होता है इमोरल साइनिक? साइनिक मीन्स
ऐसे ह्यूमन बींग्स जो मोटिवेटेड होते हैं ग्रीड से, लालच से, सेल्फ इंटरेस्ट से, जिनको अपना मतलब निकालना है, चाहे झूठ बोल के, चाहे चीट करके, चाहे चोरी करके, ठीक है। ये चीजें हमें मिलेंगी, ये ह्यूमन नेचर होगा। मैकियावेली के प्रिंस में जो रूलर होगा, उस रूलर का ह्यूमन नेचर ऐसा होगा। आगे हम देखेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालता है, मतलबी इंसान, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, कैसे भी करके उसको ग्रो करना है। नेक्स्ट, मैकियावेली किस किस से इन्फ्लुएंस थे? तो अरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस थे, यस। प्लेटो से इन्फ्लुएंस थे, यस। और लियोनार्डो दा विंसी से इन्फ्लुएंस थे। अरिस्टोटल हम पढ़ चुके हैं, प्लेटो हम पढ़ चुके हैं, ये कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। तो आपने इसको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ पता होगा पहले नंबर पे ये कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं है। कौन है ये? आपने एक फेमस पेंटिंग का नाम सुना होगा, मोनालिसा। मोनालिसा एक फेमस पेंटिंग है, वो किसने बनाई थी? वो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामों में पूछा जाता है, जीएस के पेपर्स में। तो किस 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 से इन्फ्लुएंस थे? अरिस्टोटल से, प्लेटो से, लियोनार्डो दा विंसी से। इनसे कौन कौन सा थिंकर इन्फ्लुएंस हुआ? मैकियावेली से कौन कौन सा थिंकर इन्फ्लुएंस था? तो फ्राइडरिच नीजे, जीन जैकस रूसो, फ्रांसिस बैकन इनसे इन्फ्लुएंस था, रूसो इनसे इन्फ्लुएंस था, और नीजे इनसे इन्फ्लुएंस था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैकियावेली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैकियावेली फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को और एथिक्स को सेपरेट किया था। पॉलिटिक्स को और एथिक्स को सेपरेट किया था, पॉलिटिक्स को रिलीजन से सेपरेट किया था, और इस चीज के लिए इनकी प्रेज करते हैं ग्रैम्सी, ठीक है। हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स को एथिक्स से किसने सेपरेट किया था? मैकियावेली ने। कौन तारीफ करते हैं? ग्रैम्सी। ग्रैम्सी कौन है? अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इन्होंने पॉलिटिक्स को एथिक्स से सेपरेट किया था, अलग किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिकल एंड नॉन रिलीजियस लुक एट पावर। कहां बात की जाती है? उनकी बुक द प्रिंस में। उनकी बुक द प्रिंस में। ये जो इनकी बुक है प्रिंस, ये कब लिखी गई थी? तो 1513 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, याद रखना 1513 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, बट ये पब्लिश हुई थी 1532 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इनकी पॉलिटिकल थॉट के लिए। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आपको ये सारी चीजें टिप्स पे होंगी, हम काफी बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो प्रिंस किसकी बुक है? प्रिंस किसकी बुक है? प्रिंस बुक है मैकियावेली की। कब लिखी गई थी? 1513 में लिखी थी। पब्लिश कब हुई थी? 1532 में हुई थी। क्या इंपॉर्टेंट चीज है प्रिंस में? प्रिंस में वो क्या करते हैं? वो फर्स्ट थिंकर हैं जो पॉलिटिक्स को सेपरेट करते हैं रिलीजन से। पॉलिटिक्स को सेपरेट करते हैं रिलीजन से। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले रिलीजन ही कंट्रोल करता था पॉलिटिक्स को, चर्च कंट्रोल करता था पॉलिटिक्स को वेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, हु फर्स्ट डिफरेंशिएटेड रिलीजन या एथिक्स या मॉरलिटी फ्रॉम स्टेट और पॉलिटिक्स? तो यहां आपने आंसर मैकियावेली नहीं लगाना। सबसे पहले पॉलिटिक्स और एथिक्स को डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट मतलब ये पॉलिटिक्स है और ये एथिक्स है। डिफरेंशिएट किया था अरिस्टोटल ने, बट इन दोनों को सेपरेट किया था मैकियावेली ने। तो क्वेश्चन, स्टेट को हम पॉलिटिक्स भी कहते हैं, पॉलिटिक्स को स्टेट भी कहते हैं। एथिक्स की जगह आपको रिलीजन भी पूछा जा सकता है, एथिक्स भी पूछा जा सकता है, मॉरलिटी भी पूछी जा सकती है, सेम बात है। जहां रिलीजन है वहां मॉरलिटी है, वहां एथिक्स है, वहां रिलीजन है। मॉरलिटी होता क्या है वैसे? मॉरलिटी होता है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए ये गलत है और ये नहीं करना, ये सही है तो ये करना है, ठीक है। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है स्टडी ऑफ मॉरलिटी इज कॉल्ड एज एथिक। वर्च्यू क्या होता है?
हम पढ़ चुके हैं पहले ये चीजें। वर्चू क्या होता है? हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज वर्चू। सबसे हाईएस्ट वाला मॉरल स्टैंडर्ड उसको वर्चू कहते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? ये होती हैं रिलीजन में। धर्म ही हमें सिखाता है ना, ये चीज गलत है नहीं करना, ये सही है ये करना है। हर किसी का धर्म उसके लोगों को कुछ गलत नहीं सिखाता, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए आपके। सबसे पहले डिफरेंशिएट किसने किया था रिलीजन और पॉलिटिक्स को? अरिस्टोटल ने। सेपरेट किसने किया था? मैकियावेली ने। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूं कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया था वो थे मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल कौन थे? आज के का जो मॉडर्न टर्की है उसके फाउंडर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? वो सेपरेट किया था रिलीजन को स्टेट से। इंडिया में दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रिलीजन को सेपरेट किया था पॉलिटिक्स से। रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जीएस में पूछा जाता है, यहां तो नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने बोला था कि ये रिलीजियस प्रिंसिपल को अलग रखो तो पॉलिटिक्स को अलग रखो। चलिए, उसके बाद गांधी का क्या व्यूज है स्टेट और पॉलिटिक्स में, स्टेट में और रिलीजन में? गांधी कहते हैं कि सेपरेटिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप। सेपरेटिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन इज अ डेथ ट्रैप हम गांधी में पढ़ चुके हैं। गांधी कहते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। आपने देखा, पढ़ा हमने डिटेल में गांधी को कि वो कैसे एथिक्स पे फोकस करते हैं। किसने कहा था? यहां से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इंट्रोडक्शन में कुछ ब्रीफ चीजें पढ़ रहे हैं, उसके बाद इनका पॉलिटिकल थॉट डिटेल में कवर करेंगे। किसने कहा था द होल ऑफ रेनेसां इज इन मैकियावेली? कि पूरे के पूरे का पूरा रेनेसां जो है वो मैकियावेली में है, ये बोला था लास्की ने। किसने बोला था? मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, डनिंग ने। क्योंकि मैकियावेली उस प्रेजेंट टाइम से चीजें सीख रहे थे। मैकियावेली रेनेसां पीरियड में थे जब सोसाइटी का रिफॉर्मेशन हो रहा था, लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे। पहले हर चीज का जवाब जो है वो रिलीजन से दिया जाता था। ठीक है, कोई बीमार हुआ तो चर्च में चले गए, पोप के पास चले गए, उसने मंत्र दिया, दुआ दी और उसी पे काम चला लिया, जी ठीक हो जाएगा। अब साइंस का जमाना था, रीजन का जमाना था, लॉजिक का जमाना था, प्रैक्टिकल चीजें हो रही थी और ये सारी चीजें मैकियावेली सीख रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि मैकियावेली वाज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला? डनिंग ने। एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा। होल ऑफ रेनेसां इज इन मैकियावेली, लास्की ने बोला। मैकियावेली वाज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। मींस मैकियावेली का लिमिटेड टाइम था, पीरियड था जब वो जिंदा थे, और लिमिटेड लोकेशन थी। मींस जब वो इटली में रहते थे तो वो इटली तक रहे सीमित, और कम टाइम के लिए जब तक वो जिंदा थे। तो ये क्रिटिसाइज किया है साबाइन ने। क्रिटिसाइज किया है किसने? साबाइन ने। किसने बोला है कि मैकियावेली का नैरो टाइम था और नैरो लोकेशन थी? साबाइन ने बोला है। किसने बोला है मैकियावेली अपने टाइम के बच्चे थे, सीख रहे थे? ठीक है, डनिंग ने। होल ऑफ रेनेसां इज इन मैकियावेली, लास्की ने। ठीक है, तो सबसे पहले रिलीजन को सेपरेट किसने किया है वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिक्स से? मैकियावेली ने। मैकियावेली को कहा जाता है ग्रेटेस्ट पैट्रियट। मींस ग्रेटेस्ट देशभक्त किसको कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। एंड नेशनलिस्ट अमंग द वेस्टर्न स्कॉलर। तो वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न स्कॉलर का नेशनलिस्ट मैकियावेली। ग्रेटेस्ट पैट्रियट मैकियावेली। मैकियावेली कहते हैं नाइदर रिलीजन नॉर एथिक्स शुड कम इन पाथ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मैकियावेली कहते हैं कि नेशन फर्स्ट है। मैकियावेली कहते हैं, मैकियावेली की जो बुक है प्रिंस, उस प्रिंस में वो बात करते हैं प्रिंस की। मींस मैकियावेली की बुक प्रिंस में बात होती है रूलर की, कि जो रूलर कैसा होगा, जो एक स्टेट को, नेशन को चलाएगा, वो जो रूलर होगा उसका नाम भी प्रिंस है। बुक का नाम भी प्रिंस है और रूलर का नाम भी प्रिंस है। तो एक प्रिंस क्या है?
एक प्रिंस को नेशनलिस्ट होना है, एक प्रिंस जो है वो ग्रेटेस्ट पैट्रियट होना चाहिए, एक प्रिंस को रिलीजन को, एथिक्स को, मॉरलिटी को साइड रखना है, उसको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पे। ऐसा थॉट हमने किसका पढ़ा था? ऐसा थॉट हमने पढ़ा था किसका? चाणक्य का, कौटिल्य का। याद करो जरा। ही इस्टेब्लिश्ड सुपरमेसी ऑफ नेशनलिज्म अवर रिलीजन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने इस्टेब्लिश किया था सुपरमेसी ऑफ नेशनलिज्म अवर रिलीजन? रिलीजन बड़ा है या नेशनलिज्म? नेशनलिज्म बड़ा है, रिलीजन सेकेंडरी है, सबऑर्डिनेट है। ये बात की थी किसने? मैकियावेली ने। मैकियावेली से पहले क्या होता था? मैकियावेली से पहले रिलीजन पहले था। इसको क्यों कहा जाता है? ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में लिखने के लिए और बाकी एग्जाम में भी, कि मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो एक थिंकर थे जिसने एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के बीच में एक लाइन खींची थी। यहां तक एंशिएंट या मेडिवल थॉट था, जहां रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता था पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे, स्टेट पे, नेशन पे। इसने बोला कि नहीं, इसकी प्रिंस ने बोला कि नहीं, रिलीजन को सेपरेट करो, पॉलिटिक्स को सेपरेट करो, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। ठीक है। प्रैक्टिकल मींस साइंस का टाइम आ रहा था, रीजन का टाइम आ रहा था, लॉजिक का टाइम आ रहा था, और इस साइंस को, रीजन को, लॉजिक को, प्रैक्टिकलिटी को प्रैक्टिकल फॉर्म में नेशन में लाने वाले कौन थे? लाने वाले थे मैकियावेली। कहां? उनकी बुक द प्रिंस में। कौन लाएगा? प्रिंस बुक में जो रूलर होगा, जो रूल करेगा इटली पे, जिसको बोला जाएगा प्रिंस। ठीक है। तो प्रिंस का कोई रिलीजन नहीं होगा, प्रिंस का रिलीजन ही नेशनलिज्म होगा, नेशन फर्स्ट। ठीक है। सुपरमेसी ऑफ नेशनलिज्म अवर रिलीजन समझ आ गया होगा। ही स्टेट्स पॉलिटिक्स इज नॉट फिलॉसफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने बोला कि पॉलिटिक्स फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए, ना ही पॉलिटिक्स रिलीजन होना चाहिए, ना ही पॉलिटिक्स मॉरलिटी होनी चाहिए, ना ही पॉलिटिक्स एथिक्स होना चाहिए। पॉलिटिक्स क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पावर। पावर को मैनेज करना है, आपको पावर में रहना है, अपने देश की प्रोटेक्शन करनी है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके लिए आपको जिस हद तक जाना पड़े आप जा सकते हैं। क्यों? नेशन फर्स्ट। आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या है? हमारी डिप्लोमेसी क्या है? कि नेशन फर्स्ट। किससे लिया है हमने? चाणक्य से। ठीक है, कौटिल्य से। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में यही बातें हैं। तो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी हम पढ़ चुके हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए हैं। अगर आपने देखे हैं तो आपने वहां देखा होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के मेन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। ठीक है। अब डनिंग ने क्या बोला? डनिंग ने बोला कि अपने टाइम का चाइल्ड था मैकियावेली, चाइल्ड था। तो चाइल्ड कौन होता है? जो चीजें सीख रहा होता है, जो स्टूडेंट होता है। तो क्या सीख रहे थे? किस चीज का इन्फ्लुएंस था मैकियावेली पे? तो मैकियावेली पे इन्फ्लुएंस था रेनेसेंस का या रेनेसा का, रिफॉर्मेशन का, ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म का। रेनेसा जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, जब क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई है, अगर कुछ ऐसा होता है तो क्यों होता है? सूरज सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है, तो क्या होता है? इसके पीछे का फिनोमिना क्या है? ठीक है। एक सीड को हम जमीन में डाल रहे हैं तो वो प्लांट्स क्यों बन रहा है? पहले ऐसे चलता होता था कि हमने जमीन में डाला तो भगवान से प्रेयर की तो भगवान ने नाल उसको प्लांट बना दिया। ठीक है। हर चीज रिलीजन पे जाके खत्म हो जाती थी। जिस चीज का हमारे पास जवाब नहीं था, उस चीज का आंसर देते थे हम कैसे? रिलीजन से, गॉड से। बट इन्होंने टाइम बदल दिया, ये मॉडर्निटी को लेकर आए, ये फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है। कैसे बने ये मॉडर्न? क्यों कैसे बने? उस टाइम की जो चीजें हो रही थी उन चीजों का इन्फ्लुएंस था। रेनेसां का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, रिफॉर्मेशन का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, फ्यूडलिज्म ब्रेक हो रहा था। फ्यूडलिज्म क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में भी हमने पढ़ा है, जागीरदारी सिस्टम। चलो आगे बात करेंगे फिर से। रेनेसां का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, रिफॉर्मेशन का था, ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म का था। बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं?
क्योंकि यही इनके पॉलिटिकल थॉट में मिलेगा। राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म राइज हो रहा था, और राइज ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट जिसकी ये बात करेंगे आगे प्रिंस में, उसका राइज हो रहा था। सबसे पहले बात करते हैं हम रेनेसां की या रेनेसेंस की। इसको जैसे मर्जी पढ़ो आप, अब हम रेनेसां भी पढ़ सकते हैं, रेनेसेंस भी पढ़ सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसेंस ऑन थॉट ऑफ मैकियावेली। पहले जानते हैं रेनेसां या रेनेसेंस क्या होता है। रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ। फ्रेंच में रेनेसेंस का मतलब, रेनेसेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। तो पूछा जा सकता है रेनेसेंस का फ्रेंच मीनिंग क्या है, या रेनेसेंस क्या है, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन है, क्या है। तो ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। मतलब यूरोप में एक टाइम था 1300 से लेके 1600 के बीच का, ये टाइम इंपॉर्टेंट है। इसी पीरियड को कहते हैं रेनेसेंस पीरियड। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था जब चीजें बदल रही थी। 14th से लेके 17th सेंचुरी या 1300 से लेके 1600 के बीच में, जिसमें कल्चरल चेंजेस हो रही थी, आर्टिस्ट चेंजेस हो रही थी, इंटेलेक्चुअल रिवाइवल हो रहा था। ठीक है, मतलब ग्रीक और रोमन आर्ट में, लिटरेचर में, फिलॉसफी में एडवांसमेंट हो रहा था। ठीक है, चीजें बदल रही थी ह्यूमनिज्म की तरफ, मतलब रैशनलिज्म की तरफ। साइंस का जन्म हो रहा था, लॉजिक का जन्म हो रहा था, प्रैक्टिकलिटी का जन्म हो रहा था। रेनेसां को हम कहते हैं रीबर्थ ऑफ लॉजिक, रीबर्थ ऑफ प्रैक्टिकल, रीबर्थ ऑफ साइंस, रीबर्थ ऑफ इंक्वायरी। आंखें बंद करके किसी चीज पे विश्वास नहीं करना। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है। ठीक है, रेनेसां इज रीबर्थ ऑफ सिविलाइजेशन वैल्यू, सिविलाइजेशन वैल्यूज की का रीबर्थ हो रहा था। रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ह्यूमनिज्म विच इज रिफ्लेक्टेड इन मैकियावेली। तो मैकियावेली अपने टाइम का चाइल्ड था। क्यों? क्योंकि यहाँ रेनेसां का पीरियड था, साइंस की डेवलपमेंट हो रही थी। तो इन सारी चीजों का असर जो था वो मैकियावेली पे हो रहा था, और वही चीजें हमें इनके थॉट में भी मिलेंगी। वो कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि रेनेसां में क्या है, एक न्यू मैन इमर्ज हो रहा है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, मतलब एक पीरियड है, एक सपोज करो टाइम है यहाँ, जहां आप अपनी बात करते हैं, आपसे ही एग्जांपल देते हैं। आपकी फैमिली में आपके दादा दादी सपोज करो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, उनके अंदर रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पे बिलीव करते हैं। उसके बाद आपके मम्मी पापा हुए, तो उन्होंने थोड़ा बहुत हार्ड वर्क किया, मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया, पढ़ा के आप लेक्चरर बन गए, आपने साइंस पढ़ ली। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? आप हर चीज को लॉजिक से देखेंगे, आप हर चीज को प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, अंधविश्वास बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो मतलब आप क्या हो? आप एक न्यू मैन हो, आप एक न्यू मैन हो, आप एम्बिशियस हो, आप मोटिवेटेड हो, आपको पढ़ना है, पढ़ के जॉब लेनी है, जॉब लेके पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, आपको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, एक फेम चाहिए। ठीक है, तो रेनेसां पीरियड में क्या हो रहा था? रेनेसां पीरियड में एक न्यू मैन इमर्ज हो रहा था, एक न्यू मैन का जन्म हो रहा था, एक जो क्या था, जो एम्बिशियस था, जो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड था, जिसको ग्लोरी चाहिए थी, जिसको फेम चाहिए था। आज आप देख लो, अगर आप पढ़े लिखे हो, आपका बिजनेस है, पैसा है, जॉब है, तो आप कितने ज्यादा पाबंद हो, कितने ज्यादा रिलीजियस हो। मतलब आप सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ हो, आपको पैसा कमाना है, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छी पावर चाहिए, बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक होने चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, यही चीजें होंगी ना। तो यही वाला तबका जो था ये जन्म ले रहा था, और यही तबका होगा जो आगे जाके क्या करेगा। मैकियावेली दस मेड ह्यूमन नेचर हैज द सेंटर ऑफ हिज फिलॉसफी। उसने ह्यूमन नेचर को सेंटर ऑफ फिलॉसफी बनाया। जो उसकी फिलॉसफी होगी उसका सेंटर क्या होगा? ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कैसा होता है? ईमानदारी से देखें आप, कैसा होता है? आपको क्या लगता है?
ह्यूमन नेचर कैसा होता है? सेल्फ इंटरेस्ट में लोग जीते हैं, पैसा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, नाम चाहिए, ऐसा ऐसा ही कुछ होगा ना। ऐसा ही आगे आपको दिखेगा इस लेक्चर में कि ह्यूमन नेचर कैसा बताते हैं प्रिंस में। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिविजुअल, ये जो मॉडर्न इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है यही जाके आगे मॉडर्न स्टेट बनाएगा। और जो मॉडर्न स्टेट बनेगी, जो मॉडर्न स्टेट बनेगी वो ओमनीपोटेंट होगी, वो ओमनी प्रेजेंट होगी। ओमनीपोटेंट मीन्स वो पावरफुल होगी, वो ओमनी प्रेजेंट होगी, और वो रिलीजन और चर्च के सबॉर्डिनेट होगी, रिलीजन और चर्च के सबॉर्डिनेट होगी। आज की राजनीति को एक आप नजर मारिए, जरा देखिए कि जो आज की स्टेट है, आज की स्टेट के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो कितने रिलीजियस हैं दिखते हैं आपको? कितना एथिक्स है उनमें? जो बड़े बड़े नेता हैं आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके बारे में जरा सोचिए और आप देखिए, ठीक है। तो जो स्टेट होगी प्रिंस की या मैकियावेली के प्रिंस की जो स्टेट होगी वो मॉडर्न स्टेट होगी, वो ओमनीपोटेंट होगी, वो ओमनी प्रेजेंट होगी। ओमनीपोटेंट मीन्स वो पावरफुल होगी, सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। ओमनी प्रेजेंट मीन्स वो ओमनी प्रेजेंट यूनिवर्सल प्रेजेंट, मतलब उसी की प्रेजेंस है, वही सबसे ऊपर है। ऐसे सबसे ऊपर कौन है? आप किसको ऊपर रखते हैं? सबसे ऊपर आप गॉड को रखते हैं, अपने रिलीजन को रखते हैं, जो भी जिस रिलीजन से होगा। ये कहते हैं नहीं, गॉड जो होगा वो सेकंड नंबर पे आएगा, रिलीजन सेकंड नंबर पे आएगा, चर्च सेकंड नंबर पे आएगा। क्यों? उस टाइम में वेस्ट में जो चर्च था वो फर्स्ट नंबर पे था, चर्च में बहुत ज्यादा करप्शन थी, चर्च जो था वो सुपीरियर था और स्टेट सेकंड नंबर पे थी, सबॉर्डिनेट थी। चर्च ओमनीपोटेंट था, चर्च पावरफुल था, चर्च ओमनी प्रेजेंट था। इन्होंने बदल दिया, इन्होंने बोला कि नहीं, चर्च जो है वो सबॉर्डिनेट होगा, स्टेट जो होगी वो ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, रेनेसां का उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था। अब देखते हैं हम उनका क्वेश्चन, ये ऐसे ही निकलेंगे जिन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। अब हम देखते हैं उनका इन्फ्लुएंस क्या था रिफॉर्मेशन पे, इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन थॉट ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली के थॉट पे रिफॉर्मेशन का क्या असर था, क्या इन्फ्लुएंस था। तो रिफॉर्मेशन से क्या हुआ? रिफॉर्मेशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज ऑफ सेकुलरिज्म। सोसाइटी बदल रही थी, पहले रिलीजन फर्स्ट नंबर पे था, तो अब सेकुलरिज्म की बात होने लगी। वेस्ट का सेकुलरिज्म और इंडिया का सेकुलरिज्म टोटली अलग है। वेस्ट में कैसा सेकुलरिज्म है? वेस्ट में नेशन फर्स्ट है, रिलीजन आपकी पर्सनल चॉइस है, रिलीजन आप अपने चारदीवारी के अंदर आप फॉलो कीजिए, जो आपका बिलीफ है आप उसको फॉलो कीजिए। सरकार ना तो इंटरफेयर करेगी ना आपको प्रोटेक्शन देगी। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, सरकार आपके रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करेगी, हिंदू के रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करेगी, क्रिश्चियन के रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करेगी, मुस्लिम के रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही है ना। और सरकार का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। तो हमारा सेकुलरिज्म और वेस्ट का सेकुलरिज्म में ये फर्क है, ठीक है। रिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता? रिफॉर्मेशन लेड टू सेपरेशन ऑफ चर्च, चर्च को और स्टेट को या पॉलिटिक्स को इसने सेपरेट कर दिया रिफॉर्मेशन ने। रेनेसांस की वजह से ही रिफॉर्मेशन हो रहा है, चीजें पैरेलल चल रही हैं। और इस चीज का इन्फ्लुएंस पड़ रहा था पॉलिटिकल थॉट ऑफ मैकियावेली पे। उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स को सेपरेट करो रिलीजन से, ठीक है। किसने बोला? मैकियावेली ने। फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म कौन होगा? यही होंगे मैकियावेली, फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म। क्वेश्चन का ट्रेडिशन चल रहा था, क्वेश्चनिंग का, इंक्वायरी का। जो क्लासिकल या मेडिवल नाम्स थे, क्लासिकल या मेडिवल मींस एंशिएंट या मेडिवल जो पॉलिटिकल थॉट थे वो रिलीजन पे बेस्ड थे, अब वो टूट रहे थे, वो खत्म हो रहे थे। सेंचुरी ओल्ड चर्च के डॉक्ट्राइन, चर्च के प्रिंसिपल, ट्रेडिशन अब खत्म हो रहे थे, लोग उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। जैसे चर्च में काफी सारे रूल रेगुलेशन थे, एक पेपर हुआ करता था, एक पेपर था, एक डॉक्यूमेंट था। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, वो जनता में सर्व किया जाता था कि आपके क्या क्या आपने गुनाह किए हैं, कौन कौन से गलत काम किए हैं।
एक फॉर्म है, फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, फॉर्म भरना है। आपने कौन कौन से गुनाह किए, आपने अपने अपने गुनाह, अपनी अपनी गलतियां जो हुए हैं वो आपने उस पेपर में लिखने हैं और वो पेपर चर्च में जमा कर देना है, पोप के पास। पोप कौन है? जो सुप्रीम लीडर है क्रिश्चियंस का, चर्च का, उसके पास जमा कर देना है। और वो जो पोप है वो आपके सारे के सारे गुनाह माफ करवा देगा। तो क्या ऐसा होगा? आज के टाइम में आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा होगा? आपको कोई रिलीजियस लीडर है आपका, वो बोल रहा है आपने सारे गुनाह जो है मुझे लिख के दे दो तो मैं उनको माफ करवा देता हूं। तो इन चीजों पे क्वेश्चनिंग होने लगी। ठीक है, जब इन चीजों पे क्वेश्चनिंग होने लगी और इनका साइंटिफिक आंसर ढूंढा जाने लगा तो तब चर्च या रिलीजन हो गया सबऑर्डिनेट। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म ऑन द थॉट ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली के टाइम फ्यूडलिज्म टूट रहा था, तो इसका क्या इन्फ्लुएंस हुआ? बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पूरे तरीके से क्लियरिटी नहीं होती फ्यूडलिज्म की। तो पहले हम क्लियरिटी कर लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, फ्यूडलिज्म सॉरी होता क्या है? फ्यूडलिज्म एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था मेडिवल यूरोप में, जिसमें क्या हुआ करता था, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था लैंड ओनरशिप को लेकर, डिटरमाइन सोशल स्टैंडिंग एंड ऑब्लिगेशंस। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि फ्यूडलिज्म था क्या, अगर आपको समझ नहीं होती। लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, आपने इशू नहीं बनाना। लेट अस सपोज इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं हम। इंडिया में लेट अस सपोज इंडिया में मोनार्की हो जाती है और इंडिया की सारी लैंड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। लेट अस सपोज, तो ये सारी लैंड का ओनर कौन है? हमारा राजा, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेट अस सपोज, अब वो इस पूरी जमीन को तो संभाल नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? वो इस जमीन को सपोज करो 28 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 28, जिसको हम लेट अस सपोज स्टेट कहते हैं। वहां एक एक सीएम है, तो यहाँ एक एक उन सीएम को हम बोलेंगे नोबल। सबसे ऊपर क्या है? किंग। उसके बाद ये सारी लैंड जो है इंडिया की, ये 28 नोबल्स के बीच में डिवाइड है। अब वो जो नोबल्स हैं वो इस सारी जमीन को संभाल पाएंगे क्या? नहीं, वो और छोटे जो लैंडलॉर्ड होंगे उनके बीच में डिवाइड कर देंगे। वो जो छोटे लैंडलॉर्ड होंगे क्या वो खुद इस पे खेती बाड़ी करेंगे? नहीं, वो कुछ किसान रखेंगे यहाँ, कुछ किसानों की फैमिलियां रखेंगे यहाँ, कुछ पीजेंट रखेंगे, टिलर रखेंगे, कल्टीवेटर रखेंगे और उनको बोलेंगे कि आपको अगर 100 केजी यहाँ चावल हो रहे हैं लेट अस सपोज, तो 10 केजी आप रखोगे तो 90 केजी आप मुझे दे दोगे। 90 केजी में से सपोज करो 45 केजी वो रख लेंगे और 45 अपने नोबल को दे देंगे। वो 45 में से कुछ वो नोबल रखेगा, बाकी ऊपर किंग को दे देगा, जो भी उसका पैसा होगा, रेवेन्यू होगा। ठीक है ना? और बदले में क्या होगा? बदले में राजा को जब लड़ाई लड़नी होगी तो यही जो 28 नोबल्स हैं, ये जो होंगे, ये 28 नोबल्स जो होंगे, इनके लिए ऑब्लिगेशन है कि ये लायल रहेंगे राजा के साथ और जब जरूरत पड़ेगी राजा को, ये अपनी अपनी फौज देंगे, आर्मी देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है फ्यूडलिज्म। ठीक है, ये एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था मेडिवल यूरोप में, जिसमें हायरार्की थी लैंड ओनरशिप को लेकर और उसमें क्या थी? ऑब्लिगेशन थी। सोशल स्टैंडिंग और ऑब्लिगेशन से डिटरमाइन होता था। मैंने आपको बता दिया पूरा स्ट्रक्चर। फ्यूडलिज्म के लिए पूछा जाए अगर कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था या डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, भाई पावर किसके पास है ज्यादा? नोबल के पास पावर है या किंग के पास? किंग ने तो इतना बड़ा एरिया डिवाइड करके दे दिया है, तो किंग ने पावर दे दी नोबल्स को, नोबल ने पावर दे दी नीचे वाले छोटे लैंडलॉर्ड को, उन्होंने और नीचे। तो फ्यूडलिज्म एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। ये मैं फोकस कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान से देखना। फ्यूडलिज्म एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, लैंड बेस्ड अथॉरिटी थी, लॉर्ड्स के पास, नोबल्स के पास, वसाल्स के पास। वसाल्स भी छोटे लैंडलॉर्ड समझ लो आप। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स ही समझ लो। और क्या होता था? और क्या था? पर्सनल लॉयल्टी थी और ओब्लिगेशन थी राजा के लिए। जो नोबल्स थे वो राजा को लॉयल थे
और उनके लिए ऑब्लिगेशन थी, जब जरूरत पड़ेगी तो वो उनको आर्मी भेजेंगे। आर्मी उन्होंने अपनी लैंड की प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई थी। इससे क्या था, इससे मोनार्की वीक हो रही थी, क्योंकि पावर्स तो सारी नोबल्स के पास हैं, लॉर्ड्स के पास हैं, वसाल्स के पास हैं। तो मोनार्की वीक है, राजा वीक है। तो एक स्ट्रांग, तो स्ट्रांग कौन है, नोबल स्ट्रांग है। तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मैकियावेली जो थे, इसी टाइम मैकियावेली यूरोप में थे, स्पेशली इटली में ये चीजें देख रहे थे। वो देख रहे थे कि कैसे डिक्लाइन हो रहा है फ्यूडलिज्म का और सेंट्रलाइज हो रही है पावर मोनार्कीज की। तो वो भी ऐसा ही चाह रहे थे। वो भी चाह रहे थे क्या, कि अर्बनाइजेशन और मार्चेंट कैपिटलिज्म मींस कैपिटलिज्म आ रहा था, बुर्जुआ क्लास बढ़ रही थी। तो वो भी चाहते थे कि एक सेंट्रलाइज मोनार्की हो, प्रिंस पावरफुल हो। ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर हैड बिगन टू कोलैप्स, जो पुराना फ्यूडल ऑर्डर था वो कोलैप्स हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था। बट न्यू एज मार्क्ड द एमरजेंस ऑफ टेरिटोरियल नेशन स्टेट। तो अब चीजें नेशन स्टेट की तरफ बढ़ रही थी, एक सोवरन लीगल पॉलिटिकल एंटिटी की बन रही थी। बट ये अभी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थी। एम्ब्रियोनिक मींस जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है बच्चे की। तो मींस अभी क्या हो रहा था, ये जो पूरा देश है, पूरा नेशन है, जो एक राजा है मालिक, फिर उस नोबल्स में डिवाइड है, लैंड लॉर्ड्स में डिवाइड है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ फ्यूडलिज्म हो रहा है, यहाँ फ्यूडलिज्म है और कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। जो ये नोबल्स हैं ये पावरफुल होते जा रहे हैं, ये पावरफुल होते जा रहे हैं, इनके पास पैसा आ रहा है, पैसे से आर्मी आएगी, आर्मी से क्या होगा, ये अपने उस एरिया के ऊपर स्ट्रांग बना के ये खुद मोनार्क बन जाएंगे, खुद पावरफुल हो जाएंगे। तो ये एक क्या करेंगे, एक नेशन का जन्म लेंगे। बट ये नेशन अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होगा। इस नेशन को मजबूत बनाने की जरूरत है। कैपिटलिज्म क्या, इनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ मैकियावेली के थॉट पे। मैकियावेली देख रहे थे चीजें बदल रही हैं, इकोनॉमी बदल रही है, वो देख रहे हैं हर चीज बदल रही है, ठीक है। कैपिटलिज्म बढ़ रहा है। फ्लोरेंस जो जहां वो रहते थे, मैकियावेली की का जो होम था, वहां बैंकिंग सिस्टम इमर्ज हो रहा है, बुर्जुआ क्लास बढ़ रही है, उनके पास ज्यादा पैसा है, वो अपने बैंक खोल रहे हैं और आगे इंटरेस्ट पे पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो पावरफुल बन रहे हैं बुर्जुआ, ठीक है। लैंड बेस्ड वेल्थ जो है वो शिफ्ट हो रही है, लैंड बेस्ड वेल्थ शिफ्ट हो रही है, मनी बेस्ड अर्बन वेल्थ बढ़ रही है। कैसे, जैसे एक नोबल है वो शहर में बैठा हुआ है, कमाई यहां से कर रहा है, पैसा शहर में जा रहा है, तो वो यहां मजबूत हो रहा है, ठीक है। मार्चेंट बढ़ रहे हैं और बुर्जुआ क्लास बढ़ रही है, मींस जो मार्क्स का कैपिटलिज्म था वो बढ़ रहा है। ट्रेड रूट्स की एक्सपेंशन हो रही थी और अर्ली ग्लोबलाइजेशन का फेज चल रहा था। याद करो जरा, वास्को डी गामा इंडिया में कब आया, 1498, ठीक है। आगे देखो उसके बाद इंडिया में आना स्टार्ट हो गए, पुर्तगाली आए इंडिया में, डच आए, डेन्स डेनमार्क के लोग आए, करते करते इंग्लिश तो 1600 में आए, लास्ट आए सबसे और सबसे पावरफुल हो गए। तो क्या हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रही थी ना, ट्रेड रूट बढ़ रहे थे। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप सुनोगे और लेक्चर को देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैकियावेली कहते हैं, मैकियावेलीज डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर है सेल्फ सेंटर। कहते हैं कि इंसान का नेचर कैसा है, सेल्फ सेंटर है। ऊपर हमने बात की थी ना, इंसान मेटीरियलिस्टिक है, मेटीरियलिस्टिक चीजों से उसको प्यार है, दुनिया की चीजों से प्यार है। पोसेसिव रिफ्लेक्ट्स द साइकोलॉजी ऑफ इमर्जिंग बुर्जुआ क्लास। जो ये बुर्जुआ क्लास है ये क्या ग्रो करती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा है, लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ रही है, मेटेरियलिस्टिक है, सेल्फ सेंटर है। आगे चलते हैं, जब इनके पॉलिटिकल थॉट पे जाएंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। राइज ऑफ नेशनल स्टेट एंड मैकियावेली ड्रीम। क्या देखते हैं हम, नेशन स्टेट। हम पढ़ क्या रहे थे, हम देख रहे थे कि कैसे डनिंग ने बोला कि मैकियावेली अपने टाइम का एक बच्चा था जो सीख रहा था, रेनेसां टाइम चल रहा था, साइंस की तरफ चीजें बढ़ रही थी, तो मैकियावेली सीख रहा है। सोसाइटी का रिफॉर्मेशन हो रहा है, मैकियावेली सीख रहा है। देखा फ्यूडलिज्म कैसे टूट रहा है, फ्यूडलिज्म है, राजा है,
राजा के बाद नोबल्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, किसान हैं। किसान तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बट नोबल स्ट्रांग होते जा रहे हैं। नोबल के पास पैसा आ रहा है, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, बैंकिंग सिस्टम आ रहा है। यही नोबल स्ट्रांग हो रहे हैं और अपनी एक स्टेट को, अपने एक जो अपना एरिया है, जितनी लैंड थी उसके ऊपर अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, और यही एक मोनार्क का शेप ले रहे हैं। तो एक राइज ऑफ नेशन स्टेट हो रहा है ना, ठीक है, राइज ऑफ नेशन स्टेट हो रहा है। तो क्या था राइज ऑफ नेशन स्टेट? इटालियन यूनिफिकेशन बिकेम चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि इटली टूटा हुआ था। ऐसे इटली कैसे टूटा हुआ था? सपोज करो ये इतना बड़ा इटली था, तो इटली के पास कोई किंग होगा, इटली का एक किंग होगा, और वो उस किंग ने ये वाला एरिया डिवाइड किया होगा अपने नोबल्स में, ठीक है। तो ये वाला एरिया अलग है, यहाँ कोई नोबल स्ट्रांग है, वो उसका अपना दबका चल रहा है, यहाँ वाले का अपना, यहाँ का अपना, यहाँ का अपना। बट वो चाह रहे हैं कि एक ही मोनार्क के अंडर इस पूरे के पूरे इटली को यूनिफाइड किया जाए, पूरे के पूरे इटली को यूनिफाइड किया जाए एक मोनार्क के अंडर। कैसे, कौन करेगा? याद करो, प्रिंस करेगा। तो इटली मस्ट बिकेम अ स्ट्रांग नेशन। उनका सपना है इटली यूनाइटेड हो, रीजनरेट हो और एक ग्लोरियस इटली बने। ये सपना कैसा पूरा होगा? ये सपना पूरा होगा, एक स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम होगा, एक आर्मी होगी, स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम होगा, एक आर्मी होगी, तो इसी से स्टेट प्रिजर्व होगी, इसी से लोग प्रिजर्व होंगे। इसलिए इसने कंसेप्ट दिया आर्मी ऑफ नेशनल्स का। आर्मी ऑफ नेशनल का कंसेप्ट किसने दिया पूछा जाता है। आर्मी ऑफ नेशनल्स का कंसेप्ट दिया मैकियावेली ने। कहां दिया? उनकी बुक प्रिंस में। प्रिंस में एक रूलर होगा जिसको हम प्रिंस कहेंगे। वो प्रिंस क्या करेगा? वो इटली को यूनिफाइड करेगा। ये इतना बड़ा इटली है, अलग अलग नोबल हैं, पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, और ये सारे नोबल अमीर हो रहे हैं, कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, और उनका सपना है इस इटली को यूनिफाइड किया जाए, दुनिया की बेस्ट कंट्री बने, ग्लोरियस इटली बने, यूनाइटेड इटली बने। कैसे बनेगी? उसके लिए डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, और उसके लिए आर्मी ऑफ नेशनल्स का ये कंसेप्ट देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्मी ऑफ नेशनल्स का कंसेप्ट किसने दिया? तो किसने दिया? ये दिया मैकियावेली ने। मेथोडोलॉजी क्या रहेगी? कैसे यूनाइट करेंगे? ये क्या मेथोडोलॉजी है? मेथोडोलॉजी ऑफ मैकियावेली एंड कंसेप्ट ऑफ रियल पॉलिटिक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट किसने दिया। एक तो आर्मी ऑफ नेशनल्स का कंसेप्ट किसने दिया? नेशनल्स आर्मी का या आर्मी ऑफ नेशनल्स का? मैकियावेली ने। उसके बाद रियल पॉलिटिक, REAL, रियल, POLITIK, ऐसे ही पूछा जाएगा रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट किसने दिया? तो मैकियावेली ने दिया। क्या है ये? आगे बात करते हैं। निकोलो मैकियावेली को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? अरिस्टोटल को हमने पढ़ा है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कौन है? जो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर होगा, कौन है वो? मैकियावेली। क्या कहता है? ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक नहीं है। प्लेटो की तरह आइडियल बातें नहीं करता, आइडियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, सेकुलर है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है पॉलिटिक्स को लेके। हिज मेथोडोलॉजी ब्रोक अवे फ्रॉम, पहले क्या था? आइडियलिज्म था, मॉरलिज्म था, चर्च सुपीरियर था। तो चर्च किस पे बेस होता है? आइडियलिज्म पे, मॉरलिज्म पे। भाई रिलीजन कोई भी किस पे बेस है? आइडियलिज्म पे है ना। आइडियल चीजें हैं, एक हेवन है, आप अच्छे काम करोगे हेवन में जाओगे, वहां वहां लग्जरीज लाइफ होगी, वहां ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा। ये क्या है? ये आइडियलिज्म है ना। और ये मॉरलिज्म है, ये एथिक्स है, ये रिलीजन है। इन चीजों से ऊपर उठ के चले गए किसकी तरफ? प्रैक्टिकल की तरफ। पावर सेंटर्ड एनालिसिस किया उन्होंने, और इसी को कहा जाता है रियल पॉलिटिक्स। इसी को कहा जाता है रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स क्या है? सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ठीक है। आइडियलिज्म और मॉरलिज्म से हट के पावर कैसे गेन की जाए, प्रैक्टिकल वे में पावर को कैसे गेन किया जाए,
यही है रियल पॉलिटिक। ठीक है, मैकियावेली को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म किसको कहा जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, पढ़ा हमने। उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क प्रिंस, जिसमें क्या बात होती है? पॉलिटिकल थॉट उनका किस पे है? आइडियल फिलॉसफी को हट के रियलिस्टिक फिलॉसफी की तरफ, pragmatic approach means practical approach, practical strategies for acquiring and maintaining power। कि हवाई बातें मत करो, रिलीजन को लेके मत चलो, रिलीजन से पावर नहीं आएगा, पावर आएगा प्रैक्टिकल अप्रोच से, pragmatic अप्रोच से, रियलिस्टिक अप्रोच से। कैसे लाएंगे पावर? उसके लिए आर्मी चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रांग रूलर चाहिए जिसको प्रिंस कहेंगे, जो फुली मोनार्क होगा। डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, मोनार्की को सपोर्ट किया। वो एक मेटीरियलिस्टिक थे, वो एक मेटीरियलिस्टिक थे। क्या वो स्टैटिस्ट थे या इंडिविजुअलिस्ट थे? हमने पढ़ा था जॉन लॉक क्या थे? इंडिविजुअलिस्ट थे। इंडिविजुअल की फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पे बात की है उन्होंने। ये ऐसे नहीं थे, ये स्टैटिस्ट हैं। इनके लिए नेशन फर्स्ट है, स्टेट मोर इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आप और देखेंगे कैसे। मैकियावेली, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री, वो कहते हैं कि फिलॉसफी, पॉलिटिकल थिंकर में हम क्या पढ़ते हैं? फिलॉसफी ही पढ़ते हैं। वो कहते हैं फिलॉसफी और हिस्ट्री जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए, ये पॉलिटिक्स के लिए गाइड हैं। ठीक है, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री इज बेटर गाइड टू पॉलिटिक्स रेदर देन फिलॉसफी। समझे कि फिलॉसफी और पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और हिस्ट्री से हम बेटर पॉलिटिक्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच। साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हमने कार्ल मार्क्स में पढ़ा था, कार्ल मार्क्स में पढ़ा था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, हमने देखा कैसे बोनापार्टे जो है वो तख्ता पलटता है, उसके बाद उसका भांजा फिर से आके वो 18 ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टे बुक जो हमने देखी थी कार्ल मार्क्स की। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स पढ़ा होगा आपने। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ किसका कंसेप्ट था? कार्ल मार्क्स का था। तो ये भी ये वैसा ही बात करते हैं, ये कहते हैं साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, मतलब कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट करती है। वाइल इन प्रिंस, मैकियावेली हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिटी एज प्राइमरी कंसर्न, while in discourse he highlights the theme of liberty and republicanism। क्या मतलब है इसका? इसको भी आप क्लियर करके देखेंगे कि क्या मतलब है। इनकी बुक्स, पहले ये प्रिंस लिखते हैं और एंड वाली बुक जो इनकी है उसका नाम है द डिस्कोर्स, डिस्कोर्स ऑन लाइवी। आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रिंस में ये बात करते हैं सिक्योरिटी और यूनिटी इंपॉर्टेंट है एक नेशन के लिए, स्टेट के लिए। उसको यूनाइट करके कैसे रखना है? राजा मोनार्क होना चाहिए, राजा पावरफुल होना चाहिए। कैसा होगा? आगे हम क्वालिटीज देखेंगे। बाद में ये डिस्कोर्स जो इनकी बुक है, वहां ये लिबर्टी की बात भी करते हैं, रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात ही करते हैं। इनका थॉट थोड़ा सा जब आगे डेवलप होता है तो तब ये बात करते हैं। अगर पूछा जाए लिबर्टी की बात उन्होंने कहाँ की है, रिपब्लिकनिज्म की बात कहाँ की है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात, तो उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, लिखा है डिस्कोर्स में, बट एडवोकेट नहीं किया, रिकमेंड नहीं किया। रिकमेंड उन्होंने मोनार्की ही की है, ये बात याद रखना। सिर्फ डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थॉट ऑफ मैकियावेली को। अब पढ़ते हैं, इससे पहले का हमने क्या पढ़ा? हमने एक बेस बनाने की कोशिश की। अगर आपको बोरिंग लगा है, अभी तक समझ नहीं आई, तो हम बात एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की, हमने देखा किसने क्या क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया आपको, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया। चर्च करप्ट थे और इन्होंने चर्च को सबॉर्डिनेट किया, रिलीजन को सबॉर्डिनेट किया, स्टेट को इन्होंने प्रायोरिटी दी। ये अपने टाइम के चाइल्ड थे, ऐसा डनिंग कहते हैं। इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था रेनेसां का, रिफॉर्मेशन का, ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म का,
राइज ऑफ कैपिटलिज्म का और राइज हो रहा था नेशन स्टेट, और इनको नेशन स्टेट कैसा चाहिए था इसके बारे में हमने बात की। ठीक है, चीजें साइंस, हर चीज का आंसर साइंटिफिक वे में दिया जा रहा था, साइंस का जन्म हो रहा था, रिफॉर्मेशन हो रहा था सोसाइटी का, सेकुलरिज्म की तरफ जा रही थी सोसाइटी, क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई थी, इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, फ्यूडलिज्म का ब्रेकडाउन हो रहा था, फ्यूडलिज्म डिसेंट्रलाइज है और सेंट्रलाइज सिस्टम बन रहा था। मींस एक बड़ा इटली है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग से नेशन बन रहे हैं। क्यों? पैसा आ रहा है, बुर्जुआ क्लास, अमीर लोग बन रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म का राइज हो रहा है। अब ये क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं मेरा सपना है कि मैं इटली को नंबर 1 नेशन बनाऊं। ये जो इटली टूट रहा है इसको यूनाइट करूं। तो यूनाइट कैसे करूंगा? एक आर्मी होगी नेशनल्स की, वो आर्मी जो है वो किसके पास होगी? वो आर्मी लॉयल होगी राजा की। राजा कौन होगा? प्रिंस। तो प्रिंस के पास सारी पावर होगी और प्रिंस यूनाइट करेगा। वो कैसे करेगा हम आगे बात करेंगे। रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट लेके आते हैं। रियल पॉलिटिक का कंसेप्ट क्या है? मींस रिलीजन और एथिक्स को साइड करके रियलिस्टिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? जोर जबरदस्ती पावर में आना। ये जो इटली टूटा हुआ है इसको यूनिफाइड करना आर्मी के साथ, डिफेंस के साथ, कैसे भी करके, एथिकल मीन यूज करो या अनएथिकल मीन यूज करो, कैसे भी करके हमने जो इटली है, फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में है, इसको यूनाइट करना है मुझे। तो प्रिंस में ये बात करते हैं। डिस्कोर्स में इन्होंने बात जरूर किया लिबर्टी की और रिपब्लिकनिज्म की, बट सिर्फ डिस्कस किया है। आगे हम ये बुक्स देखेंगे। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एक देश है इटली जिसको ये महान बनाना चाहते हैं, बट यहाँ है क्या? फ्यूडलिज्म है। किंग था कभी कोई, अब ये छोटे छोटे नेशन बन रहे हैं। तो इटली यूनिफाइड नहीं है। ये सारे नोबल्स हैं, नोबल के पास पैसा है, अमीर हैं, बुर्जुआ क्लास डेवलप हो रही है, और ये इसको यूनाइट करना चाहते हैं रिलीजन को साइड रख के, चर्च को साइड रख के, क्योंकि चर्च करप्ट है, रिलीजन करप्ट हो चुका है, अपने तरीके से चीजें मना रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है, लालची नेचर है, सेल्फिश नेचर है। इंसान चीटर है, इंसान ग्रीडी है, सेल्फिश है। तो वो अपने बारे में सोच रहा है, उसको रिलीजन से मतलब नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि मुझे यूनाइट करना है इसको एक आर्मी के द्वारा, और रिलीजन को अलग रख के। पावर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पावर होगी। मोनार्क के पास फुल पावर होगी, प्रिंस के पास फुल पावर होगी, वो यूनाइट करेगा। तो अब व्यूज देखते हैं इनके, इनके पॉलिटिकल थॉट देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे व्यूज ऑफ मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर हमने ऊपर ही बात कर ली। ह्यूमन नेचर कैसा है? लालची, सेल्फिश। मैकियावेली हैड डीपली रियलिस्टिक एंड ऑफन पेसिमिस्टिक व्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कैसा व्यू था? रियलिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक व्यू था मैकियावेली का ह्यूमन नेचर को लेके। क्या था? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? हिज ऑब्जर्वेशन वाज बेस्ड ऑन नॉट ऑन आइडियलिस्ट फिलॉसफी। वो आइडियलिस्ट फिलॉसफी की बात नहीं करते, वो परियों की बातें नहीं करते कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप ऐसे होगे, अच्छे काम करोगे तो आप हेवन में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। वो ऐसी बात नहीं करते, रिलीजन की बात नहीं करते, एथिक्स की बात नहीं करते। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास और हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स को लेकर चल रहे हैं आगे। वो प्लेटो से अलग हैं, अरिस्टोटल से अलग हैं, बाकी जो क्रिश्चियन थिंकर से थे उनसे अलग हैं, टोटली अलग हैं। प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने आपने देखा कि जो रीजन वाले लोग होंगे वो कैसे होंगे, करेज वाले कैसे होंगे, मतलब एथिक्स को इंपॉर्टेंस दी है। प्लेटो तो यूटोपियन था, वो तो आइडियलिस्ट था, उसकी बात ही नहीं करो। अरिस्टोटल तो फिर थोड़ा रियलिस्टिक था। ये फुली प्रैक्टिकल हैं और मॉडर्न है। रिलीजन को, एथिक्स को टोटली साइड कर दिया है। इनका नेचर कैसा है? ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है? ह्यूमन नेचर इनहेरेंटली, he saw human nature inherently good and perfectible। ह्यूमन नेचर कैसा है? इनहेरेंटली गुड एंड परफेक्टिबल है। मतलब क्या है? डिटेल में अगर देखें, अच्छा नहीं, क्रिश्चियन थिंकर हु सा ह्यूमन एज इनहेरेंटली गुड, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये क्या कहते हैं? हमने क्या देखा? अरिस्टोटल, प्लेटो, ये लोग क्या थे? इनको लगता था कि इंसान का नेचर बहुत बढ़िया है,
इंसान पैदाशी एक अच्छे नेचर का है, इंसान परफेक्ट है, वो अच्छा चाहता है, वो बुरा नहीं चाहता। इंसान के अंदर एथिक्स है, मोरालिटी है, वर्चू है। ये बातें करते थे प्लेटो, अरिस्टोटल और बाकी थिंकर। ये कहते हैं नहीं, मैकियावेली कहते हैं इंसान तो बहुत घटिया है, इंसान की रज के बुराई करते हैं। कहते हैं इंसान सेल्फ इंटरेस्टेड है, इंसान सेल्फिश है, इंसान फिक्कल है। फिक्कल मीन्स जो जल्दी बदल जाए। लेट अस सपोज आज के टाइम में, सपोज करो आज के टाइम में किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, किसी स्टेट में सपोज करो कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ सपोज करो कि कांग्रेस की सरकार बड़ी मुश्किल से बनी है। अगर 40 सीट थी तो कांग्रेस की 20 चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, तो कांग्रेस के पास सपोज करो 15 सीट्स आई, 5% और इंडिपेंडेंट वगैरह जोड़ के इन्होंने सरकार बना ली। अब दूसरी पार्टी बोलेगी इनमें से 5-6 लोगों को कि आपको कांग्रेस ने क्या दिया, आप हमारे साथ आ जाइए तो हम आपको मंत्री बना देंगे। तो वो क्या होंगे, फिक्कल, बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में हुआ है, हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी देखी, इंडिया में भी चीजें देखी। तो फिक्कल क्या है, जो अपना लालच, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना बेनिफिट देख के बदल जाए। अनग्रेटफुल है, फ्रिक्कल माइंडेड है, कवर्ड है, ट्रेटर है, धोखेबाज है, लालची है, अनट्रस्टवर्थी है, ट्रेटर है, बेईमान है, कमजोर है, ठीक है, दल बदलू है, मतलब कोई इन्होंने छोड़ा नहीं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैकियावेली का ह्यूमन नेचर, जो मैकियावेली का व्यूज क्या था ह्यूमन नेचर पे, कि ह्यूमन सेल्फिश है, सेल्फ इंटरेस्टेड है। अगर प्लेटो का पूछ लेंगे या अरिस्टोटल का पूछ लेंगे तो इंसान जो है वो इनहेरेंटली गुड है, परफेक्टिबल है, बढ़िया है। बट अगर बोलेंगे कि ट्रेटर, सेल्फिश, ग्रीडी, फ्रिकल, अनट्रस्टी, ये किसने बोला है, तो ये बोला है मैकियावेली ने, कि इंसान ऐसा है। मैन, वो कहता है कि इंसान इतना, मतलब इतना बुरा है, इतना सेल्फिश और इतना ग्रीडी है कि अगर उसके बाप की डेथ हो जाती है तो वो बहुत जल्दी बाप को भूल जाएगा। बट अगर कहीं उसकी जमीन 4 इंच किसी दूसरे की तरफ चली जाए तो वो उसकी जान लेने पे आ जाएगा, बट प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा। है ना, बात सही है या नहीं, क्या कहते हो? तो मैन कैन फॉरगेट लॉस ऑफ फादर बट विल नॉट फॉरगेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। मैन विल ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ इंटरेस्ट अवर देन इंटरेस्ट ऑफ प्रिंस। ये कह रहा है कि अगर प्रिंस धार्मिक वगैरह होगा तो काम नहीं चलेंगे। प्रिंस तब तक लोगों को अच्छा लगेगा जब तक वो लोगों के फायदे की बात कर रहा होगा। जरा सी कोई अगर प्रिंस कोई ऊंच नीच दिखाएगा तो लोग उसको लटका देंगे, उसके खिलाफ हो जाएंगे। आप दिल्ली में देख लो, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल ठीक किए, हॉस्पिटल ठीक किए, कितने ज्यादा काम किए, ठीक है, वाह 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 कर रहे थे लोग। उसके बाद क्या हुआ, बदल दिया। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि जो ये वाली मेरी नेचर है ये बहुत बढ़िया है और मैं इससे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। शायद उन्होंने मैकियावेली को पढ़ा नहीं है। ठीक है, सिंस प्रिंस हैड टू डील विद सच पीपल्स, प्रिंस को किसके साथ डील करना है, प्रिंस जो रूलर है उसको ऐसे लोगों के साथ डील करना है जो सेल्फिश हैं, जो अनट्रस्टी हैं, जो ट्रेटर हैं, जो फिक्कल हैं, फ्रिक्कल माइंडेड हैं, अनग्रेटफुल हैं। तो इन लोगों के साथ प्रिंस को डील करना है। ही मस्ट हैव टू करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। तो अगर प्रिंस को राज करना है ऐसे लोगों पे तो इन लोगों का नेचर पता होना चाहिए, इन लोगों का नेचर पता होना चाहिए, तभी वो इन लोगों पे राज कर पाएगा। दिस इंप्लाइज द प्रिंस मस्ट नो साइकोलॉजी रेदर देन फिलॉसफी। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यहां क्या बात की थी, मैकियावेली क्या कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी माइंड की साइकोलॉजी, दिमाग कैसा है, साइकोलॉजी और हिस्ट्री जो है वो पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं, ना कि फिलॉसफी। अभी तक हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, स्टेट की पॉलिटिक्स को गवर्न करने के लिए फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, हम गलत ट्रैक पे हैं। हमें साइकोलॉजी पढ़नी है, पास्ट में हिस्ट्री पता होनी चाहिए, हुआ क्या, लोगों ने किया क्या, देश चले कैसे, देश गिरे कैसे, और साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो यही बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राजा को फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, राजा को साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, मेरे लोग कैसे हैं। ही स्टेटेड, वो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट करती है, हिस्ट्री तो बदलती रहती है, आज एक राजा है, कल दूसरा है, कल तीसरा है, सरकारें बदलती रहती हैं, बट जो ये इंसान का नेचर है ना, ये बड़ा कमीना है,
ये बदलने वाला नहीं है। कौन सा नेचर है इंसान का? इंसान सेल्फिश है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, ट्रेटर है, फिक्कल है, अनग्रेटफुल है। अनग्रेटफुल कैसे? अरविंद केजरीवाल ने फ्री बस सर्विसेज लगा दी, फ्री एजुकेशन दे दी, फ्री ट्रीटमेंट दे दिया, तब भी लोगों ने उसको वोट नहीं दिए, बदल के। अनग्रेटफुल है। पीपल विल सपोर्ट प्रिंस एज लॉन्ग एज देयर इंटरेस्ट इज बीइंग सर्व्ड बाय द प्रिंस। लोग तब तक रूलर को, प्रिंस को पसंद करेंगे जब तक उनके मतलब निकल रहे हैं। प्रिंस कांट टेक पीपल फॉर गारंटीड। भाई प्रिंस जो है लोगों को फॉर गारंटीड नहीं दे रख सकता। ये नहीं कर सकता कि मैं अच्छे काम कर रहा हूं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। लोग जो हैं अनग्रेटफुल हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, वो मतलबी है, वो सेल्फिश है। वो बहुत जल्दी बदल जाएंगे। वो बहुत जल्दी प्रिंस की अच्छाइयों को मतलब भूल जाएंगे सारी। प्रिंस की अच्छाइयों को भूल जाएंगे। क्यों? मैकियावेली ने क्या बोला कि इंसान इनहेरेंटली सेल्फिश है, फिक्कल है, अनट्रस्टी है। इसलिए जो रूलर है, तो रूलर को ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दयालु बनने की जरूरत नहीं है। राजा को गवर्न करना है थ्रू फियर। राजा का दबका होना चाहिए, राजा का डर होना चाहिए जनता के बीच, लोगों के बीच। राजा को, प्रिंस को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, बेवकूफ बनाना आना चाहिए, उल्लू बनाना आना चाहिए। प्रैग्मेटिक अप्रोच उनकी रखनी चाहिए, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। स्ट्रांग कंट्रोल रखना है राजा ने जनता के ऊपर, कि जनता डर के रहे, दबके में रखना है, रहना है। इसके 3 कोट इंपॉर्टेंट है इस चीज को लेके। इट इज मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड। पूछा जाता है इफ यू कांट बी बोथ। या तो पहले प्यार से डील करो, प्यार से नहीं मानते तो जूते चलाओ। तो दोनों का बैलेंस रखना है। अगर प्यार या फियर, तो भैया फियर को बाहर ही रखो। इट इज मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव इफ यू कांट बोथ। अगर आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते तो फियर्ड को मजबूत रखो, डंडा मजबूत रखो। दूसरा कोट है मेन आर अनग्रेटफुल, फिक्कल, फाल्स हैं, कॉवर्ड हैं, डरपोक हैं, कोविटस हैं। तो ये किसका कोट है? पूछा जाएगा कोट किसका है, तो ये किसका है? मैकियावेली का। मैन जज मोर बाई आईज देन बाई हैंड्स। लोग हैं ना जो आंखों से ज्यादा जज करते हैं। मतलब जो दिखता है वही बिकता है, जो उनको दिख रहा है। मतलब दिखोगे तो दिमाग में रहोगे, दिखोगे तो दिमाग में रहोगे, लोगों के दिमाग में रहोगे। हाथ से नहीं, आंखों से लोग जज करते हैं। दे केयर मोर अबाउट अपीयरेंस देन रियलिटी। रियलिटी क्या है? आपका दिल किसने देखा है? बट जो उनको बाहर से दिख रहा है, बस वो वैसा दिखना चाहिए। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने उनका व्यूज ह्यूमन नेचर पे। ह्यूमन नेचर कैसा है? इंसान जनाब, इंसान लालची है, ट्रेटर है, ग्रीडी है, फ्रिकल है, अनग्रेटफुल है, अनट्रस्टी है। तो इसलिए जो प्रिंस है, प्रिंस को स्ट्रांग रहना है। प्रिंस को पता है कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे, तो ज्यादा दयालु बन के नहीं रहना। लोगों की साइकोलॉजी पढ़नी है, फिलॉसफी जरूरी नहीं है, लोगों की साइकोलॉजी जरूरी है, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करना है स्ट्रांग वे में। आगे मैकियावेली का व्यूज देखते हैं मॉरलिटी पे क्या है। व्यूज ऑफ मैकियावेली ऑन मॉरलिटी। मॉरलिटी क्या होता है हमने बात कर चुके हैं इतनी बार। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग मींस एथिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। रिलीजन इनडायरेक्ट मॉरलिटी की वजह से, एथिक की वजह से रिलीजन। चीजें जुड़ी हुई है ना सारी। तो मैकियावेली मोरालिटी को क्या बात करते हैं, रिलीजन को आगे फिर से बात करेंगे। मोरालिटी कहते हैं ना, आपके अंदर कोई मॉरलिटी है, एथिक्स है। कितने जालिम इंसान हो आप, कोई एथिक्स है आपके अंदर, मोरालिटी है, अच्छे बुरे का पता है, बोलते हैं ना ऐसे। तो मैकियावेली रिवोल्यूशनाइज द पॉलिटिकल थॉट को रिवोल्यूशनाइज करते हैं, चेंज करते हैं, सेपरेट करते हैं मॉरलिटी को पॉलिटिक्स से। तो पॉलिटिक्स से मॉरलिटी को किसने सेपरेट किया? मैकियावेली ने। एथिक्स को पॉलिटिक्स से किसने सेपरेट किया? मैकियावेली ने। रिलीजन को पॉलिटिक्स से किसने सेपरेट किया? सॉरी, मैकियावेली ने। अनलाइक अर्लियर फिलोसफर, पहले के वाले फिलोसफर ऐसे नहीं थे। वो मॉरलिटी को, वर्चू को, नॉर्म्स को, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। मैकियावेली कहते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव, क्या इफेक्टिव है वो ज्यादा जरूरी है, क्या मॉरल है वो नहीं। मतलब क्या सही है, क्या सही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इफेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इफेक्टिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज मॉरली राइट। राइट रॉन्ग की बात नहीं है यहाँ। यहाँ है किससे आपका काम चल रहा है। अगर डंडे से चलता है तो डंडे से चलाओ, कहने का ये मतलब।
प्यार से चलता है या थप्पड़ से चलता है? प्यार से कोशिश करो, नहीं होता तो थप्पड़ से चलाओ, कहने का ये मतलब है। ठीक है। हिज अप्रोच इज नोन एज पॉलिटिकल रियलिज्म। पॉलिटिकल रियलिज्म जिसको मैकियावेलिज्म भी कहते हैं। ठीक है। पॉलिटिक्स मस्ट बी जज बाय रिजल्ट नॉट एथिक्स। इंपॉर्टेंट है, किसने बोला, पूछा जाएगा कि पॉलिटिक्स जो है वो जज किससे करनी चाहिए, एथिक्स से या रिजल्ट से? भाई रिजल्ट आपके सही होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की अगर लड़ाई हो रही है तो जीत इंपॉर्टेंट है। आप अनएथिकल मीन्स यूज करो, आप उनके ऊपर एटम बम छोड़ो, आप पूरी सब उनके लोगों को मार दो, उसका मतलब नहीं है। आपके लिए नेशन इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जीत हुई तो जो रास्ता था वो सही था, चाहे वो अनएथिकल मीन था तब भी वो सही था। रूलर्स ड्यूटी इज टू प्रिजर्व द स्टेट। रूलर्स की ड्यूटी मींस प्रिंस की क्या ड्यूटी है, स्टेट को प्रिजर्व करना है। वो मॉरल हो या इमोरल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। गांधी के लिए उल्टा था। गांधी क्या कहते थे, पूछा जाएगा। गांधी कहते थे एंड्स, अच्छा, इन पॉलिटिक्स एंड्स जस्टिफाई मीन्स। मतलब ये क्या कहता है, मैकियावेली कहता है कि पॉलिटी में एंड्स जस्टिफाई करते हैं, मीन्स मतलब रास्ता। रास्ता सही है या गलत है इसका मतलब नहीं है। एंड्स मतलब अगर आपका रिजल्ट अच्छा है तो आपने जो भी रास्ता अपनाया था वो सही था। एंड्स ही मीन्स को जस्टिफाई करता है, ये बोलते हैं मैकियावेली। बट अनलाइक गांधी, मतलब गांधी की तरह नहीं। गांधी के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, याद करना। गांधी कहते हैं आपने मीन्स से ही इस्तेमाल करना है। मीन्स सही मतलब रास्ता सही इस्तेमाल करोगे तो एंड भी सही मिलेगा। ठीक है। कैसे, दो चीजों में आपको फर्क होना चाहिए। आपने लेक्चरर बनना है तो गांधी के वे में अगर लेक्चरर बनना है तो कैसे बनोगे, आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, रिवीजन करने हैं, और उसके बाद एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी, ईमानदारी से आपने पेपर देना है, तो आप पेपर में पास होगे। तो आपने मीन्स सही इस्तेमाल किया था तो आपको एंड्स भी सही मिल गया। अगर आप मैकियावेली के तरीके से जाओगे तो मैकियावेली क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर एंड्स सही है तो मीन्स तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड्स सपोज करो आपने पेपर में चीटिंग मार दी, आपको कुछ भी नहीं आता था, आपने नकल मार दी, आप सिलेक्ट हो गए, तो मीन्स तो सही था, तभी एंड सही मिला मैकियावेली के लिए। या आपने आप पेपर खरीद लिया तो अनएथिकल मीन था, बट आप लेक्चरर बन गए तो आपका मीन्स एंड क्या होना चाहिए था, लेक्चरर। रिजल्ट होना था लेक्चरर बन गए, कैसे भी बन गए। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। वो कहते हैं कि प्रिंस मस्ट बी विलिंग टू डू रॉन्ग व्हेन नेसेसरी। और जब जरूरत पड़े गलत करने की तो प्रिंस को गलत करना है। प्रिंस को जरूरत पड़े झूठ बोलने की तो वो बोलेगा। अगर जुल्म करने की जरूरत पड़े तो वो करेगा। अगर धोखा देने की जरूरत पड़े, दगा करने की जरूरत पड़े तो वो करेगा। एट द एंड उसको पावर और स्टेबिलिटी लानी है, नेशन को स्ट्रांग करना है। पावर और स्टेबिलिटी मैटर करती है। भाई आपको स्टेबिलिटी और पावर लाने के लिए झूठ बोलो, फ्रॉड करो, काटो पीटो, जो मर्जी करो, सब सही है। एवरीथिंग इज फेयर इन वार। किसने बोली थी ये सारी चीजें? और यही बोलते हैं कौटिल्य भी, यही बोलते हैं कौटिल्य भी। इसीलिए कौटिल्य को बहुत सारे स्कॉलर्स ने इंडियन मैकियावेली भी बोला है। हम कौटिल्य पढ़ चुके हैं, चाणक्य पढ़ चुके हैं। एक्शंस दैट इंश्योर सर्वाइवल एंड पावर ऑफ स्टेट आर जस्टिफाइड। एक्शन, भाई कोई भी एक्शन, अगर आपकी स्टेट आपकी जो है वो स्टेबल है, स्टेट आपकी प्रिजर्व है, सर्वाइव है, तो एक्शन आपने जो मर्जी लिया है वो जस्टिफाइड है, वो गलत नहीं है, वो सही है। रिगार्डलेस ऑफ वो एथिकल है या अनएथिकल है। तो गांधी का बिल्कुल उल्टा, गांधी अनएथिकल मीन्स को टोटली अवॉइड करते हैं, मना करते हैं। मोरालिटी फॉर प्राइवेट, हाँ ये कहते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल और रूलर के लिए मोरालिटी में फर्क होना चाहिए। मतलब जनता मॉरल होनी चाहिए। जनता जो है, जनता की मॉरलिटी अलग है, बट राजा की मॉरलिटी में फर्क है। राजा की मॉरलिटी और जनता की मॉरलिटी में फर्क है। अ सक्सेसफुल प्रिंस कैन ऑलवेज एक्ट लाइक अ गुड मैन। सक्सेसफुल प्रिंस ऑलवेज एक्ट एज गुड मैन। इन्होंने ड्यूल मॉरलिटी का कंसेप्ट दिया था। यहाँ शायद मैंने नहीं मेंशन किया, आप ये चीज लिख लेना कि ड्यूल मॉरलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था। ड्यूल मॉरलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना। ड्यूल मॉरलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? तो ड्यूल मॉरलिटी का कंसेप्ट दिया था मैकियावेली ने। क्या है ड्यूल मॉरलिटी? मॉरलिटी दो होंगी। लोगों के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए मॉरलिटी अलग है, रूलर्स के लिए मॉरलिटी अलग है।
राजा की अपनी मॉरलिटी अलग है, बट जनता को जो दिख रही है वो अलग है। मतलब जनता को लगना चाहिए कि राजा मॉरल है, हमारा प्रिंस मॉरल है, हमारा प्रिंस रिलीजियस है, हमारे प्रिंस में एथिक्स है। मतलब राजा को, जनता को दिखनी चाहिए कि राजा के अंदर मॉरलिटी है, राजा के अंदर एथिक्स हैं, राजा हमारा रिलीजियस है, राजा भगवान को मानता है। बट एक्चुअल में राजा ऐसा नहीं है। राजा जो है उसको मतलब है बस कंट्रोल करना, पावर में रहना। तो यही है ड्यूल मोरालिटी। मोरालिटी फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल, मोरालिटी फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल इज डिफरेंट देन रूलर्स। सक्सेसफुल प्रिंस कांट ऑलवेज बी अ गुड मैन। अगर एक राजा सक्सेसफुल है तो वो हमेशा अच्छा इंसान नहीं हो सकता। उसको कई बार ऐसे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे अपनी स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए। मर्डर भी करने पड़ेंगे, झूठ भी बोलने पड़ेंगे, अनएथिकल मीन भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है। रियल वर्चू में बी डेंजरस। रियल वर्चू क्या है? क्या है वर्चू? हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड। तो अगर हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड होगा, एथिक्स होगा, सब चीजें होंगी, तो वो तो राजा के लिए डेंजरस हो जाएंगी। अ रेपुटेशन फॉर वर्चू इज यूजफुल। द प्रिंस शुड अपीयर मॉरल टू गेन पब्लिक ट्रस्ट। भाई लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए प्रिंस जो है वो लगना चाहिए कि मॉरल है, लगना चाहिए कि रिलीजियस है, जनता को लगना चाहिए। मतलब कुल मिला के प्रिंस ने बेवकूफ बनाना है जनता को। वाई डिड ही रिजेक्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी? ये कन्वेंशनल मॉरलिटी रिजेक्ट क्यों कर रहा है, ऐसी चीजें क्यों दे रहा है प्रिंस को? ये प्रिंस के लिए बोल रहा है ऐसा। इन इटली, द इटली ऑफ मैकियावेली टाइम वाज वायलेंट एंड फ्रेगमेंटेड। मैकियावेली के टाइम जो इटली था वो कैसा था? वायलेंट था, फ्रेगमेंटेड था। इतना बड़ा टुकड़ा है, अलग अलग नोबल्स हैं और सारे पावरफुल हैं, वायलेंट हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो इस सारे को यूनिफाइड करना है, इसको एक करना है। एक स्ट्रांग रूलर चाहिए जो कि प्रिंस होगा, जो इसको जोड़ेगा। तो अगर वो मॉरल होगा तो वो तो जोड़ पाएगा ही नहीं। ही सा मॉरलिटी अपराइट्स रूलर्स ऑफन लॉस्ट पावर। तो अगर मॉरलिटी होगी तो भैया आप पावर में नहीं रह पाओगे। वाइल कनिंग एंड रूथलेस, मतलब अगर आप वैसी वाली क्वालिटी इस्तेमाल करोगे, क्रूल वाली, डर वाली, डिक्टेटर वाली, तो आप कामयाब हो सकते हो यूनिफाइड करने में। क्योंकि जो इतने सारे टुकड़ों में हुए हैं नोबल, उनको भी तो मिटाना है। तो मॉरलिटी होगी तो उनको कैसे मिटा पाओगे? ठीक है। ही बिलीव द रियल वर्ल्ड डिमांड प्रैक्टिकलिटी। वो कहता है रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल की डिमांड करता है, आइडियलिज्म की डिमांड नहीं करता। सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इसमें सेपरेशन की बात की है। ही इस्टेब्लिश्ड ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन एंड एथिक्स, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू हिम पॉलिटिकल एक्शन मस्ट बी जज्ड बाय पॉलिटिकल स्टैंडर्ड एंड नॉट बाय रिलीजन और एथिक्स। तो पॉलिटिकल एक्शन जो है वो रिलीजन बेस या एथिक बेस नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड है बेस होने चाहिए। आपको आउटपुट मिलना चाहिए, जो काम है वो सर्व होना चाहिए। भाई सत्ता में आना है, अगर आज की बात करें, आज मैं क्या हाली होते होते तो क्या कहते हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कैसे भी बनना है। आप वोट खरीद के बनो, लोगों लोगों से वोट खरीद के बनो, एमएलएज एमपीज खरीद के बनो, मशीनों में घोटाले करो, जैसे मर्जी करो, सत्ता में आना है। और यही गुड क्वालिटी है एक रूलर की, एज पर मैकियावेली। ठीक है, इसको अदरवाइज नहीं लेना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वट मे बी एथिकली एंड रिलीजियसली रॉन्ग कैन बी पॉलिटिकली गुड। भाई रिलीजन के हिसाब से, एथिक के हिसाब से, मॉरलिटी के हिसाब से चीजें गलत हो सकती हैं, बट पॉलिटिकली करेक्ट हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जनता रिलीजियस है तो वो चाहेगी कि हमारा नेता भी रिलीजियस हो, तो आप भाई उसको, जनता को बेवकूफ बना सकते हो। आप जनता को बेवकूफ बना सकते हो, झूठा रिलीजियस बन गए, झूठा मौलवी बन गए, झूठा पंडित बन गए। ठीक है। उन्होंने ड्यूल मॉरलिटी का कंसेप्ट दिया। अच्छा, जो यहाँ लिखा हुआ मैंने, मॉरलिटी ऑफ प्रिंस इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉरलिटी ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन की मॉरलिटी अलग होगी, तो राजा की मॉरलिटी अलग होगी। तो ये है ड्यूल मॉरलिटी। कॉमन मैन की मॉरलिटी ऐसी होगी कि वो अपने देश के लिए, अपने असूलों के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है, बट राजा प्रिंस ऐसा नहीं करेगा। प्रिंस कांट सैक्रिफाइस नेशन स्टेट फॉर द सेक ऑफ हिज प्रिंसिपल। समझे क्या कह रहा है? कॉमन मैन कैन सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर सेक ऑफ प्रिंसिपल। अगर
हमारे असूल हैं झूठ नहीं बोलना, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे चाहे हमें जान देनी पड़े। हमारे असूल हैं हम किसी का मर्डर नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। बट ये चीज जब राजा पे आएगी तो राजा जो है, प्रिंस कांट सैक्रिफाइस नेशन स्टेट। एक नेशन स्टेट को वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकता अपने प्रिंसिपल्स के लिए। अपने असूल्स को तोड़ दो, अपने ईमान को तोड़ दो, अपने रिलीजन को तोड़ दो, बट अपने नेशन को टूटने मत दो। ये बात है इनडायरेक्ट। मॉरलिटी ऑफ प्रिंस इज मॉरलिटी ऑफ प्रिंस इज टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ नेशन ऑन इट्स पीपल। राजा की मॉरलिटी भी है। राजा की मॉरलिटी ये है, अपने राजा की मॉरलिटी है अपने नेशन की, अपने देश की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और उसकी जनता की प्रोटेक्शन। ये राजा की मॉरलिटी है। रिलीजन पे क्या व्यूज हैं ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्रिटिकल व्यूज हैं, स्ट्रेटेजिक व्यूज हैं और यूटिलिटेरियन व्यूज हैं। मींस रिलीजन का अगर कहीं इस्तेमाल होता है, यूटिलिटी यूज होता है तो करो। पॉलिटिक्स से रिलीजन अलग है, बट अगर रिलीजन को इस्तेमाल करके आप जनता को जीत सकते हो, इलेक्शन जीत सकते हो तो करो, ये सही है। While he recognized the power of religion in uniting people, रिलीजन को अगर इस्तेमाल करके आप लोगों को यूनाइट कर सकते हो तो करो, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो तो करो। He believed that the religion should serve as रिलीजन को एक पॉलिटिकल पर्पस इस्तेमाल कर सकते हो आप। पॉलिटिकली लोगों को जोड़ने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करो, बट रिलीजन डोमिनेट नहीं करेगा पॉलिटिक्स के ऊपर। रिलीजन बड़ा नहीं है, रिलीजन सेकंड नंबर पे है। उनकी अप्रोच सेकुलर है, प्रेगमेटिक है और डिस्टिंक्टली मॉडर्न है उस टाइम के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मैकियावेली रिलीजन के खिलाफ थे या नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। आपको जो रिलीजन प्रचार करना है आप चारदीवारी के अंदर कीजिए। मैकियावेली वाज नॉट अगेंस्ट रिलीजन, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन के खिलाफ था, चर्च के खिलाफ था कि कैसे रिलीजन जो है वो स्टेट के ऊपर है, नेशन के ऊपर है, उस चीज के खिलाफ था, रिलीजन के खिलाफ नहीं था। चर्च उसके टाइम में बहुत करप्ट हो चुके थे, मैंने एग्जांपल दी। ही हेल्ड दैट, वो कहते हैं कि चर्च ही रिस्पॉन्सिबल है कि इटली जो टुकड़ों में टूटा हुआ है, इटली जो यूनिफाइड नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ चर्च और रिलीजन है। उन्होंने ही इटली को तोड़ के रखा हुआ है, इटली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। इसीलिए नेशन पहले, रिलीजन सेकंड नंबर पे, चर्च सेकंड नंबर पे। ही देयरफॉर डिड नॉट वांट द चर्च टू गाइड द स्टेट। वो कहते हैं चर्च नहीं गाइड करेगा स्टेट को, चर्च या रिलीजन गाइड नहीं करेगा। मैकियावेली यूटिलिटेरियन एटीट्यूड बताते हैं टुवर्ड्स रिलीजन, तो इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटेरियन मींस रिलीजन का यूज कर सकते हो आप इटली को यूनिफाइड करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हो, बट आप ऐसा नहीं है कि रिलीजन ऊपर है स्टेट से। ही सजेस्ट दैट प्रिंस जो है वो रिलीजन को यूज करे अपने नेशन, अपने इंटरेस्ट ऑफ नेशन को फुलफिल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन एक डिसिप्लिनरी फोर्स है, लोगों को जोड़ने के काम आता है। राजा ने, प्रिंस ने अगर जनता को गवर्न करना है तो रिलीजन हेल्प कर सकता है, तो करो, इस्तेमाल करो, बट रिलीजन बड़ा नहीं है। प्रिंस जो है वो रिलीजियस लगना चाहिए, धार्मिक लगना चाहिए, बट रिलीजन पे फेथ नहीं रखेगा। अगर राजा जो होगा, प्रिंस जो है वो रिलीजन में घुस जाएगा तो स्टेट नहीं चलेगी, तो राजे का कोई धर्म नहीं होगा। राजा का धर्म क्या होगा, वो एथिस्ट होगा, प्रिंस एथिस्ट होगा, वो भगवान को नहीं मानेगा, उसके लिए नेशन फर्स्ट है, बट जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो रिलीजियस दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता चाहती है कि राजा हमारा, प्रिंस हमारा, रूलर हमारा रिलीजियस हो। मैकियावेली व्यूड रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल, इसको हम एक पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को जोड़ने के लिए। ऐसे रिलीजन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। रिलीजन कंट्रोल नहीं करेगा पॉलिटिक्स को। उनका एक कोट है, रिलीजन नेसेसरी है नॉट फॉर इट्स ट्रूथ। रिलीजन नेसेसरी है, जरूरी है, इसलिए नहीं कि वो सच्चा है, इसलिए कि उसको इस्तेमाल करके लोगों को जोड़ा जा सकता है। वो रिलीजन की प्रेज करते हैं उसके इस्तेमाल के लिए, और दूसरी तरफ से वार्निंग देते हैं प्रिंस को कि इससे ज्यादा रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करना, तूने रिलीजियस हो गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे अशोका के टाइम हुआ। अशोका के टाइम क्या हुआ, अशोका इतना पावरफुल लीडर था, तो कलिंग की लड़ाई जब अशोक ने लड़ी, तो कलिंग की लड़ाई, आज के उड़ीसा की जगह कलिंग किंगडम हुआ करता था, कलिंगा। तो कलिंग की लड़ाई में मिलियन ऑफ लोग मारे गए, हजारों लाखों लोग मारे गए, मतलब कलिंग की सारी जनता मारी गई, खून की नदियां बह गई, पीछे बचा एक जमीन का टुकड़ा। तो अशोक
जो अपने कहते हैं कि 99 भाइयों को मारने के बाद सत्ता में आया था, और अशोक ने कलिंग की लड़ाई से पहले कभी कोई लड़ाई हारी नहीं थी, तो वो कलिंग की लड़ाई भी उसने जीती, बट वहां राज करने के लिए जनता नहीं बची, और उसने अपने असूल बदल दिए, उसने जंग छोड़ दी, वार छोड़ दी। उसने क्या किया, बहरी गोश को छोड़ के, बहरी गोश होता है जंग से आगे बढ़ना, जंग को छोड़ के दम गोश का रास्ता अपनाया, मतलब प्रिंसिपल्स, असूल, धर्म के रास्ते में अब लोगों का दिल जीतूंगा। और एक अशोक के टाइम में पूरा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारा मौर्यन एम्पायर अशोक के अंडर था। बट अशोक की डेथ के बाद जब अशोक ने लड़ाई छोड़ दी और पीछे ये सारे जो थे ये टुकड़ों में बट गए, और मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया कुछ सालों के अंदर ही। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर आप धार्मिक बन जाओगे तो अशोक वाला हाल होगा। ठीक है, यूटिलिटी के लिए यूज करना है, उससे ऊपर नहीं, वार्निंग देते हैं। राजा धार्मिक दिखना चाहिए, एक्चुअल में नहीं, लोगों की सपोर्ट के लिए। क्लियर सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन। स्टेट क्राफ्ट शुड बी गाइडेड बाई प्रेगमेटिज्म, प्रैक्टिकल अप्रोच, थियोलॉजी नहीं है, रिलीजन के द्वारा नहीं है। टूल इस्तेमाल करो रिलीजन को लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के अंदर डिसिप्लिन बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कॉमन लोगों को जोड़ने के लिए आप एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो रिलीजन, बट खुद रिलीजियस नहीं होगा राजा, मतलब प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली का क्या व्यू है स्टेट और उसकी प्रिजर्वेशन के ऊपर। स्टेट मतलब गवर्नमेंट को प्रिजर्व करके कैसे रखना है। मैकियावेली सेकुलर स्टेट एक सेकुलर एंटिटी है, ठीक है, और रिलीजन से ये टोटली अलग रहेगी। सबॉर्डिनेट रहेगा चर्च, पहले नंबर पर रहेगी स्टेट। ठीक है, यहां वो बात करते हैं, कहते हैं कि एक रिपब्लिकन स्टेट बेस्ट गवर्नमेंट है। यहां से ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। लेक्चर लंबा हो जाता है जब, तो मैं भी थक जाता हूँ, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती हैं चीज़ें, तो थोड़े से बने रहें, एंड तक बने रहें, इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। वो कहते हैं कि एक रिपब्लिकन स्टेट जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उससे बेटर तो कोई गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। मैं क्या बोला कि रिपब्लिकन स्टेट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट जो इटली की प्रेजेंट कंडीशन है, यहाँ रिपब्लिकन गवर्नमेंट कामयाब नहीं है, इटली टूटा हुआ है, तो रिपब्लिकन बेस्ट है। ऊपर याद करो मैंने बात की थी, लिबर्टी और रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं वो अपने डिस्कोर्स में, वो यही बात करते हैं, कहते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट तो बेस्ट गवर्नमेंट है, उससे बेटर कोई गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। बट इटली के हालात ऐसे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोनार्की चलेगी, वो मोनार्की को प्रेफर करते हैं। शुड बी गवर्न बाई एक मोनार्क, एक मोनार्क गवर्न करेगा जिसको प्रिंस कहा जाएगा। ठीक है, स्टेट को प्रिजर्व करना है, स्टेट एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ चर्च सबॉर्डिनेट है, स्टेट या नेशन फर्स्ट है। रिपब्लिकन या रिपब्लिक स्टेट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जरूर है, बट हालात ऐसे हैं इटली के यहाँ जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ एक स्ट्रांग मजबूत बंदा चाहिए, एक दमदार राजा चाहिए, जो डंडे के दम पे, जो डिफेंस के दम पे, जो नेशनल आर्मी के दम पे इटली को यूनिफाइड करे। और वो कौन होगा, वो प्रिंस होगा। मतलब मैकियावेली ने क्या बोला, एडवोकेट किया मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी। वो कहते हैं स्टेट हाईएस्ट एसोसिएशन है टू विच द सब्जेक्ट्स मस्ट कंप्लीटली सरेंडर। मतलब स्टेट जो है वो सबसे बड़ी एंटिटी है, स्टेट सबसे बड़ी एसोसिएशन है। एसोसिएशन मींस ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, जनता, सिटीजन्स। तो सबसे बड़ी एसोसिएशन जो है वो स्टेट है, गवर्नमेंट है, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स मतलब पूरे के पूरे सिटीजन्स हैं जो वो कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे गवर्नमेंट के आगे, स्टेट के आगे। मैकियावेली कहते हैं कि सक्सेस या फेलियर स्टेट का जज कैसे किया जाएगा, स्टेट कामयाब है या नाकाम है, ये पता चलेगा कि वहाँ उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं वो कितने प्रॉस्पेरस हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी कैसी है, वो कैसे हैं। ठीक है, अगर जनता बढ़िया है, अमीर है, मस्त है, पैसा है, लग्जरियस लाइफ जी रही है, तो इसका मतलब स्टेट प्रिंस अच्छी चला रहा है। ही सुजेस्ट दैट स्टेट शुड हैव रिलायबल आर्मी, एक रिलायबल आर्मी होनी चाहिए, ये नेटिव ट्रूप होने चाहिए, नेशनल आर्मी होनी चाहिए। अपनी बाहर की खरीदी हुई आर्मी या फॉरेन सोल्जर यहाँ काम नहीं करेंगे, वो बिक जाएंगे। क्यों, इंसान सेल्फिश है, ट्रेटर है, बिक जाएगा। ठीक है ना, जयचंद की तरह।
सक्सेसफुल स्टेट इज वन विच वॉज रूल्ड बाई ए सिंगल मैन। तो सक्सेसफुल स्टेट वो होगी जो एक सिंगल पर्सन, एक मोनार्क, एक तानाशाह रूल करेगा और वो प्रिंस होगा। तो प्रिंस की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रोल होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी मैकियावेली के प्रिंस की? वो प्रिंस को एडवाइस देते हैं पावर के लिए कि पावर कैसी होगी तेरी। वो कहते हैं अगर तू सॉफ्ट पावर रखेगा या हार्ड पावर रखेगा, तेरे पास स्किल होने चाहिए, प्रिंस के पास स्किल होने चाहिए कि वो हार्ड पावर का इस्तेमाल करना भी जाने, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना भी जाने, प्यार का इस्तेमाल करना जाने, डंडा का इस्तेमाल करना भी जाने। प्रिंस जो है, प्रिंस शुड प्रेफर हार्ड पावर, मतलब हार्ड और सॉफ्ट को बैलेंस करना होना चाहिए, बट दोनों में से अगर एक है, हैवी कौन सी रखनी है? हैवी हार्ड पावर जो है वो मोर रिलायबल है, वो ज्यादा काम करेगी। डर जरूरी है, लव से प्यार नहीं, डर। सॉफ्ट पावर जो है वो गुडविल जनरेट करेगी, भाई जनता बोलेगी वाह हमारा प्रिंस बहुत अच्छा है, जनता खुश तो होगी, लेकिन सिर्फ इस गुडविल से काम नहीं चलेगा, गुडविल से काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए क्यों? इंसान सेल्फिश हैं, इंसान अनग्रेटफुल हैं बाय नेचर, दे लव एट देयर ओन कन्वीनियंस। राजा अच्छा है तो कुछ टाइम के लिए लोग पसंद करेंगे, जब तक उनकी उनके इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं। सो द पॉलिसी ऑफ लव इज नॉट सफिशिएंट, इट इज बेटर फॉर द प्रिंस टू बी फेड देन लव्ड। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज बेटर फॉर द प्रिंस, कैसा क्या करना है? फियर्ड, मतलब डर ज्यादा होना चाहिए, प्यार कम। फोर्स शुड नॉट बी फर्स्ट ऑप्शन, ऐसा नहीं है आप बस हर टाइम दबा के रखो, प्यार से चीजें चलाओ, प्यार से नहीं चलती तो फिर डंडा चलाओ, ठीक है? सॉफ्ट पावर काम नहीं कर रही तो हार्ड पावर। व्हेन द प्रिंस डिसाइड टू यूज फोर्स, और सपोज करो जब राजा ने, प्रिंस ने फोर्स इस्तेमाल करनी है, लेट अस सपोज पड़ोसी मुल्क के साथ कोई लड़ाई है, तो प्यार से समझाओ, डिप्लोमेसी से समझाओ। अगर नहीं समझता बातों से, एक बार, दो बार, चार बार, फिर चढ़ाई कर दो, और फिर ऐसी चढ़ाई कर दो, ऐसी चढ़ाई कर दो कि दुश्मन को विनाश कर दो, दुश्मन को छोड़ो मत। किसने बोला था ऐसा? और ऐसा कौटिल्य ने भी बोला था अर्थशास्त्र में। अगर आप दुश्मन को छोड़ दोगे तो कहते हैं कि जख्मी शेर ज्यादा डेंजरस होता है, वो बदला लेगा, वो ऐसा बदला लेगा कि आपको तबाह कर देगा। इंसान के अंदर बदला लेने, रिवेंज लेने का एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट होता है। फिर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भूल जाएगा, जब बदले की बात आएगी तो वो अपने इंटरेस्ट को भूल जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बोलेगा कि हम तो डूबेंगे सनम, बट तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। इंसान इतना खतरनाक है। एक प्रिंस के पास दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, फॉक्स, लोमड़ी की क्वालिटीज भी होनी चाहिए, लाइन की क्वालिटीज भी होनी चाहिए। फॉक्स के अंदर रीजन ज्यादा है, दिमाग का इस्तेमाल करता है फॉक्स, रीजन है उसके अंदर, वो जाल बिछा के अपने शिकार का शिकार करता है। बट शेर के पास बहादुरी है। तो प्रिंस के पास रीजन भी होना चाहिए, फॉक्स की क्वालिटीज भी होनी चाहिए, करज भी होना चाहिए, शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए। ही शुड बी क्लेवर लाइक अ फॉक्स, फ्लॉक्स की तरह क्लेवर होना चाहिए, और दुश्मन के ट्रैप्स को समझ पाए और दुश्मन के लिए ट्रैप्स बिछा पाए, और ब्रेव होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए लाइन की तरह, ताकि वो जो दुश्मन है का ट्रैप है उससे बच भी पाए, प्रोटेक्ट भी कर पाए अपने आप को, अपनी जनता को। क्वालिटीज ऑफ प्रिंस शुड बी बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर का असेसमेंट होना चाहिए, मतलब राजा को जनता की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए और हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है, ठीक है? नेपोलियन ने कैसे तख्ता पलटा था और उसके कुछ सालों के बाद उसके भांजे ने फिर से वही काम किया था, तो तभी बोला था कार्ल मार्क्स ने कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है? बट वो कहते हैं कि अगर प्रिंस के पास ये सारी क्वालिटीज हैं, वो शेर की तरह भी है, वो लोमड़ी की तरह भी है, फिर भी एक ऐसी चीज है जो उसके मिशन के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है, और वो है फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब थोड़ा सा अलग बताते हैं। फॉर्चून मतलब बैड लक। आपने एग्जाम के लिए तैयारी की, सब कुछ किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है? तो एग्जाम के टाइम आप बीमार हो गए, या एग्जाम के टाइम में कोई और प्रॉब्लम हो गई आपको, या 0.25 मार्क्स से आप रह गए, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वो आपका बैड लक है। तो बैड लक आएगा, नेगेटिव सेंस आएगा, ये राजा के कंट्रोल से, प्रिंस के कंट्रोल से बाहर है।
बट वो कहते हैं कि इस फॉर्चून को भी बहादुरी के साथ फेस करना है। ही सुजेस्ट प्रिंस टू पे फेस फॉर्चून विद करेज। इसको कंपेयर करते हैं फॉर्चून को वो एक औरत के साथ। औरत के लिए वो नेगेटिव, फीमेल के लिए उनका नेगेटिव व्यू है कि वो कंपेयर करते हैं फॉर्चून को वुमेन एम्ब्रेसिंग अ मैन। मतलब कोई इंसान है, वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो एक वुमेन है जो उसको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, बट वो अपने मकसद से नहीं हटेगा, वो जितनी मर्जी परेशान कर दे। मतलब औरतों को वो रुकावट के तौर पे बात करते हैं, ऑब्स्टेकल के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, औरत को फॉर्चून का नाम देते हैं। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए मैकियावेली एक फेमिनिस्ट थिंकर थे या एंटी फेमिनिस्ट थे, तो हम बोलेंगे ही वॉज नॉट अ फेमिनिस्ट थिंकर। वो फेमिनिस्ट थिंकर नहीं थे, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो एंटी फेमिनिस्ट थे। औरतों के खिलाफ कुछ बातें नहीं की उन्होंने, बट वो फेमिनिस्ट थिंकर नहीं थे। ठीक है। मैकियावेली सीरियसली कंसिडर्ड वुमेन एज पॉलिटिकल एक्टर, सीरियसली नेवर कंसर्न। कभी उन्होंने मतलब राजनीति में या लीडरशिप में औरतों को नहीं देखा। हर जगह मेल रूलर की बात की है, मेल सोल्जर की बात की है, मेल सिटीजन्स की बात की है। वुमेन्स उनको दिखती हैं प्राइवेट और डोमेस्टिक रोल्स में। उनका एक कोट है, फॉर्चून इज वुमेन एंड इफ यू वांट टू कंट्रोल हर यू मस्ट ट्रीट हर रफली। तो यहां से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो एंटी फेमिनिस्ट थे। आप बोल सकते हैं एंटी फेमिनिस्ट थे, बट ही वॉज नॉट फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट तो नहीं थे, एटलीस्ट एंटी फेमिनिस्ट थे या नहीं भी थे। इस कोट से हमें पता चलता है कि फॉर्चून, औरत एक बैड लक है आपके लिए, नेगेटिव चीज है। औरत को कंट्रोल करना है तो उसको रफली ट्रीट करो, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। इनके मेजर वर्क देख लेते हैं। हमने इनका थॉट पढ़ लिया। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था प्रिंस। प्रिंस 1513 में ये लिखते हैं और 1532 में पब्लिश होता है। प्रिंस, इनका बेस्ट वर्क है स्टेट क्राफ्ट के ऊपर और आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र था स्टेट क्राफ्ट्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, ऐसे इनका प्रिंस है। मैकियावेली को प्रिंस के साथ, मैकियावेली को चाणक्य के साथ कंपेयर किया गया है। उनकी बुक प्रिंस को अर्थशास्त्र के साथ कंपेयर किया गया है। अर्थशास्त्र किसकी बुक थी? कौटिल्य की। तो कौटिल्य को, चाणक्य को मैकियावेली के साथ कंपेयर किया गया है। तो कौटिल्य का, मैकियावेली का रूलर कौन है? प्रिंस। चाणक्य का या अर्थशास्त्र का रूलर कौन था? विजिगिषु। पढ़ा है ना हमने, विजिगिषु। तो विजिगिषु को कंपेयर किया गया है प्रिंस के साथ। मैकियावेली का जो प्रिंस है, मैकियावेली की बुक क्या है? प्रिंस। ये प्रिंस बुक एडवाइज करती है प्रिंस को, मतलब रूलर को, कि स्टेट को कैसे रूल करना है, एक रियलिस्टिक मैनर में, प्रैक्टिकल मैनर में। तो चाणक्य जो है उनको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला है, और नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी मैकियावेली को, चाणक्य को इंडियन मैकियावेली बोला है। हमने चाणक्य के टॉपिक में कंपेयर भी किया है मैकियावेली और चाणक्य को, तो यहां हम कंपेयर या डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इनकी बुक है आर्ट ऑफ वार, 1521 में पब्लिश होती है, जिसमें ये थ्योरी ऑफ वार और मिलिट्री इन वेस्ट की बात करते हैं। वो आर्मी ऑफ नेशनल्स की बात यहां ही करते हैं। आर्ट ऑफ वार किसकी बुक है? मैकियावेली की, 1521। वार और पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है और पॉलिटिकल थॉट क्या है वार और पॉलिटिक्स पे मैकियावेली का, इसमें बात करते हैं। मीन डज नॉट मैटर, थिंक मैटर इज एंड। इसमें ये क्या कहते हैं? आप रास्ता जो मर्जी चुनो जंग जीतने का, जंग जीती तो रास्ता सही था, तो मीन्स नहीं मैटर करता, एंड मैटर करता है। अनएथिकल मीन्स से भी आप जंग जीत सकते हैं, बेवकूफ बना के, रिलीजन का इस्तेमाल करके, भविष्यवाणी करके, जैसे जैसे हमने चाणक्य में पढ़ा था। फिर इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस इटली के शहर फ्लोरेंस में ये पैदा हुए थे, जहाँ के सेक्रेटरी भी हैं, रहे हैं ये 1525 में। तो यहाँ फ्लोरेंस सिटी की के बारे में ये बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉक अबाउट मैकियावेलीज वर्क इन सिटी ऑफ फ्लोरेंस में उन्होंने क्या क्या काम किए, वो सेक्रेटरी रहे और क्या क्या चीज़ें ली, और उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी द डिस्कोर्स ऑन लेवी। ये इंपॉर्टेंट बुक है, जहां ये रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं और फ्यूडलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट है रिपब्लिक गवर्नमेंट, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक तो आपने याद रखनी है। प्रिंस 1532 में पब्लिश होती है, 1513 की लिखी है, और द डिस्कोर्स ऑन लेवी ये 1531 में पब्लिश होती है,
हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और आर्ट ऑफ वार। 4 इंपॉर्टेंट बुक्स आपने याद रखनी है, ठीक है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वो एक इटालियन फिलासफर थे, पॉलिटिकल फिलासफर थे। पॉलिटी मोर इंपॉर्टेंट, उनके लिए फिलासफी इंपॉर्टेंट नहीं थी, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। डिप्लोमैट थे, हिस्टोरियन थे, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है, और प्रिंस उनका इंपॉर्टेंट वर्क है। प्रिंस को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? ए गाइड ऑन पॉलिटिकल पावर, ठीक है। की पॉलिटिकल कंसेप्ट कौन से थे? पॉलिटिक्स सेपरेटेड फ्रॉम मॉरलिटी या एथिक्स। पॉलिटिक्स के अपने रूल हैं और ये एथिक्स से अलग है। रूलर मस्ट डू नेसेसरी टू मेंटेन, पावर में रहने के लिए जो करना है, इमोरल अनएथिकल मीन्स भी करो, एंड जस्टिफाई मीन्स को करता है, मीन्स जस्टिफाई एंड को नहीं करता है। रास्ता सही हो गलत हो मैटर नहीं करता, रिजल्ट सही है तो रास्ता सही था, ठीक है। रियल पॉलिटिक या रियलिज्म की बात करते हैं। रियल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और आइडियलिस्टिक व्यूज। ऑब्जर्व हो स्टेट्स एंड रूलर्स एक्चुअली बिहेव, कैसे बिहेव करने चाहिए, शुड बिहेव नहीं, एक्चुअल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। ह्यूमन नेचर कैसा है? घटिया है, सेल्फिश है, फिकल है, ग्रीडी है, अनग्रेटफुल है, कनिंग है, लालची है, तो रूलर्स भी ऐसा होना चाहिए। वर्चू एंड फॉर्चून, वर्चू क्या है? हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड, फॉर्चून क्या है? बैड लक। तो वर्चू क्या है? स्किल, स्ट्रेंथ, कनिंग, रूलर्स एबिलिटी टू शेप इवेंट्स। तो फॉर्चून लैक और फेट, अनप्रिडिक्टेबल फोर्सेस भी हैं, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने क्या करना है? बहादुरी से उनको भी फेस करना है। स्टेट क्राफ्ट एंड पावर, अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन, एक रिलीजियस या मोरालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर इंपॉर्टेंट है। फियर्ड इंपॉर्टेंट है, लव नहीं, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए बट फियर ज्यादा, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। और क्या है? तो प्रिंस, तो प्रिंस में गाइड करते हैं मोनार्क को, प्रिंस को, और डिस्कोर्स ऑन लेवी पे रिपब्लिकनिज्म और मिक्स्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, बट ये कामयाब नहीं है। की कंसेप्ट क्या है? पावर पॉलिटिक्स, सेंट्रल आइडिया है इनका, पॉलिटिक्स इज अबाउट गेनिंग एंड मेंटेनिंग पावर। भाई राजनीतिक कोई एथिक्स या मॉरलिटी से नहीं चलेगी, पावर को गेन करना और पावर को मेंटेन करना। पूछा गया है कि ये किसने बोला है कि पावर को गेन करना और पावर को मेंटेन करना ही पॉलिटिक्स है, तो ये मैकियावेली ने। सेकुलरिज्म, स्टेट शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजियस कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकियावेलिज्म, इनकी फिलॉसफी रूथलेस प्रैग्मेटिज्म इन पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, रियलिस्टिक फिलॉसफी है। रिपब्लिकनिज्म बाद में इन्होंने प्रेफर किया है बट प्रैक्टिकल नहीं है कहते हैं। मॉडर्न स्टेट, मैकियावेली लेड द फाउंडेशन फॉर सेकुलर एंड सेंट्रलाइज्ड नेशन, ठीक है। इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव इफ यू कांट बोथ, दोनों नहीं कर सकते तो ये वाला डंडा ज्यादा जरूरी है। एंड्स जस्टिफाई करेंगे मीन्स को, तो यही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली का। कैसा लगा? लेंथी जरूर हो गया है, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। कैसे हमने पढ़ा? पहले हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, हमने बात की इसने पॉलिटिक्स को सेपरेट किया है रिलीजन से। किसने क्या क्या बोला? डनिंग ने बोला कि ये बच्चा था अपने टाइम का, इसके ऊपर असर था रेनेसां का, रिफॉर्मेशन का, फ्यूडलिज्म टूटने का, कैपिटलिज्म का, और राइज ऑफ नेशन स्टेट। तो राइज ऑफ नेशन स्टेट में क्या है? ये इटली को महान इटली बनाना चाहता है, तो कैसे बनेगा? एक पावरफुल आर्मी होगी, एक पावरफुल प्रिंस होगा, तो प्रिंस की क्वालिटीज क्या होंगी? प्रिंस फॉक्स की तरह चालाक भी होगा, राजा की तरह बहादुर भी होगा, पावर का इस्तेमाल करेगा, मॉरलिटी का, एथिक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्रूल बनना पड़े, जालिम बनना पड़े तो बनेगा। एट द एंड सत्ता में रहना है, एंड्स मैटर करते हैं, मीन्स मैटर नहीं करते। ड्यूल मॉरलिटी, राजा जो है वो रिलीजियस दिखना चाहिए, राजा एथिकल दिखना चाहिए, बट राजा जो है वो इन चीज़ों से दूर रहेगा। इस्तेमाल करो रिलीजन का आप सत्ता में रहने के लिए, पावर में रहने के लिए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें पढ़ी। बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना, समझ आया या नहीं आया, या एनर्जी में कुछ कमी रह गई, ठीक है। तो हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर में जो कि होगा ग्रैम्सी। तो अपने ये 6 थिंकर ख़त्म करने के बाद हम फिर इंटरनेशनल लॉज पे आएंगे। थैंक यू सो मच।